विवाह तय होने की बात से जहां वसुधा को खुशी थी, वहां परेशानी भी कम न थी। हजारों का खर्चा आएगा, पास में एक थैला नहीं। घर में भी ऐसा कुछ न था जो आड़े वक्त पर काम आ सकता। उल्टे पिता की बीमारी और कंचन के लापता होने के कारण 1500 का कर्जा ही चढ़ गया था ऊपर से। ऑफिस में प्रोविडेंट फंड से कुछ रुपये उसने किसी तरह निकाले, पर उतने से बनता क्या था। एक दिन उसने कुमार से जिक्र छेड़ा तो वो बोला, चावला से क्यों नहीं ले लेती। इंटरेस्ट पर उसने कितनों को दिया है, इंस्टॉलमेंट पर धीरे धीरे चुकाती रहना। चावला उसी ऑफिस में एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर था। कौवे जैसी छोटी छोटी आंखें, बीचे हुए होंठ, देखने भर से लगता था कि मक्कार है। उस पर दिन रात काला चश्मा पहनता तो और भी रहस्यमय लगता। एक दिन लंच के समय वसुधा उसके पास गई, सारी स्थिति उसे विस्तार से बताई। इस समय तो सिंगल पेनी नहीं मिस। गहरी सहानुभूति के भाव चेहरे पर लाता हुआ चावला बोला, तुम्हें बहुत ही जरूरत है तो मैं किसी से अपने बिहाफ पर लेकर अरेंज कर दूंगा। मेरा फाइनेंसर इस समय शिमला में है, चाहो तो तुम मेरे साथ वहीं चली चलो, हाथों हाथ चेक मिल जाएगा। आप चले जाइए ना, वहां से बाई पोस्ट डिस्पैच कर दें। वसुधा असमंजस से बोली, जो इंटरेस्ट आप तय करेंगे मैं दे दूंगी। इंस्टॉलमेंट का भी डिसाइड कर लें, अपनी पे से मंथली उतना चुका दूंगी। हाँ, मगर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मैरिज बिल्कुल ही सिंपल तरीके से करें? जब पैसा पास में नहीं है तो क्या जरूरत है बेकार की तड़क भड़क की। अब तो 2-4 रुपये की कोर्ट फीस चुकाकर अदालत में मैरिजेस हो रही है। पासा पलटते हुए चावला ने कहा, आपकी बात सही है मिस्टर चावला, मैं भी एक्स्ट्रा वैकेंसी के फेवर में नहीं, पर क्या करूं, लड़के वाले सिंपल मैरिज की बात नहीं मान रहे। हाँ, अमीर घराना है ना। मैं भी सोचती हूँ थोड़ा सा कष्ट उठाने से अगर सिस्टर की जिंदगी बनती है तो अच्छा है। रुपया तो क्या है, फिर भी चुकाया जा सकता है, लेकिन लेकिन अच्छा मनपसंद वर मिलना आजकल कितना कठिन है, आप जानते ही है ना। कठिन नहीं बल्कि कहिए कि रादर इम्पॉसिबल है। वसुधा एक ही सांस में कह गई, हाँ सही बात है। जब आप सिस्टर के लिए इतना कर रही हैं तो कुछ और भी कष्ट उठाइए। देखिए, मुझे अकेले जाने में एतराज नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि वो मुझे देगा नहीं। मैं उससे ऑलरेडी बहुत ले चुका हूं। अब जाऊंगा तो मेरी बात मानेगा नहीं। हाँ, आप साथ में होंगी तो शायद विश्वास कर जाए। चावला इतना कहकर चुप हो गया। कोई भी उत्तर न दे वसुधा उस समय चली आई। बाद में सारी बातों पर देर तक सोचती रही। कहीं कोई किनारा न मिला तो अंत में जाना ही पड़ा उसे मालूम था चावला के पास यहीं बैंक में रुपया पड़ा है, लेकिन इस लेकिन का उसके पास कोई उत्तर न था। चावला उससे क्या चाहता है वो जानती थी। रुपया पाने का अर्थ था चावला की बातें पूरी करना। पूरे 4 दिन बाद वसुधा लौटी शिमला से। उसके पर्स में 5000 के नोट थे, पर मन बहुत भारी था उसका। दुनिया से ही एक तरह की वितृष्णा हो रही थी। क्या क्या नहीं करना पड़ता जीने के लिए। सारी व्यवस्था से ही उसे घृणा हो रही थी, लेकिन क्या करती, कंचों का भविष्य हमेशा आड़े आ जाता। पीएफ के रुपये मिलाकर अब इतनी व्यवस्था हो आई थी कि ब्याह का खर्च चल सकता था। वसुधा सारी चीजें आप ही खरीद खरीद कर ला रही थी। जो साड़ी उसे पसंद आती खरीद लेती। यदि उसका अपना विवाह होता तो वो ठीक ऐसी ही नहीं यही साड़ी खरीदती। जेवर उसे कुछ विशेष ढंग के पसंद थे। कंचन से पूछे बिना वो उन्हें भी ले आई। शायद अपने विवाह पर भी वो ऐसे ही खरीदती। कंचन जब सज धज कर बैठी तो वसुधा को लगा शीशे में वो अपना ही प्रतिबिंब देख रही है। कंचन टोली में बैठकर जब चली गई तब उसे लगा उसके अंदर की वसुधा भी घर छोड़कर चली गई। अब वो अकेली रह गई है, बहुत अकेली। कर्ज के भारी बोझ से दबी होने पर भी वो कितना हल्कापन अनुभव कर रही थी। कोई 1 महीने के बाद कश्मीर में हनीमून मनाकर जब कंचन दिल्ली होती लौट रही थी, तब वसुधा
उसे स्टेशन पर मिलने गई। अब वो कोई दूसरी ही कंचन उसके सामने थी। चमकते हुए चेहरे में खुशियां नहीं समा रही थी। होठों की राह, दांतों की राह, आंखों की राह छलक छलक रही थी। कंचों का रोम रोम महक रहा था। झिलमिलाते रेशमी कपड़ों में वो परियों के देश की राजकुमारी सी लग रही थी। देर तक उसे भर आंखों देखती रही वसुधा। उसे लगा शायद एक सपना सच हो गया है, और उसकी आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। दिवाली के दिनों उसे घर बुलाया वसुधा ने। वो आई, उसे बाहों में समेटे वसुधा कितनी कितनी शिकायतें करती रही। तू समय पर चिट्ठी क्यों नहीं देती? कभी ट्रंक कॉल ही ऑफिस में कर लिया कर। तू सुख से है ना? मुझे सब कुछ मिल गया कंची। एक दिन बातों बातों में कंचन ने कहा, हमारा घर भी क्या है दीदी, पूरा चिड़ियाघर। सच्ची, किसी से कहना नहीं। ससुर के संबंध जेठानी से हैं। एक दिन दोपहर अपनी आंखों से देखा मैंने। चुप चुप चुप, वसुधा ने टोका। हाँ, तुम्हारी कसम, की होल से देखा। और हाँ, जैसे ही एकाएक कुछ याद हो आए, हमारे नैयर साहब का तो हिसाब ही और है। शराब पीने और क्लबों में घूमने से ही उन्हें फुर्सत नहीं। वहीं डॉलीगंज में ही उनके दूर के रिश्ते की कोई भाभी है, बड़ी सुंदर। सुनते हैं साहब की आधी आमदनी वहां चली जाती है। क्लबों में भी सुना है छोकरियां पा रखी है। घर में सारा दिन पिसने के लिए मैं हूं। कश्मीर में ही जितना घुमाया बस, अब तो कहीं ले जाने का भी नाम नहीं लेते। चुप कंचो, ऐसा नहीं कहते। वसुधा ने उसके अधरों पर उंगलियां रख दी। खोट किसमें नहीं होता पगली, किसी की बुराई नहीं, अच्छाई देखने से कटती है जिंदगी। कंचन चुप हो गई, लेकिन वसुधा उसी तरह समझाती रही। तू नहीं जानती कंचो, सहने से ही जिंदगी चलती है। घर में सबसे बनाकर रखना चाहिए, और बाजार में घूमने फिरने की तुम्हें जरूरत ही क्या है? गृहिणी के लिए घर ही स्वर्ग और पति परमात्मा होता है। कहीं इधर उधर मत देखना, कौन क्या करता है इससे तुझे क्या? अब कहीं से तुम्हारे बारे में कुछ भी सुना तो याद रखना, मैं जहर खा लूंगी। वसुधा का गला भराया। वसुधा ने अब अपने सारे खर्चों में कमी कर दी थी। कर्ण फूल, गले की चेन, सब पता नहीं कहां चले गए थे। हमेशा सादे कपड़ों में रहती। घर का खर्चा आधा से भी कम कर दिया। टूर पर भी अब अधिक रहती। आए दिन ऑफिस के बाद ओवर टाइम करती। आवश्यकता पड़ने पर छुट्टी के दिन भी ऑफिस चली जाती। आधी से अधिक तनख्वाह कर्जा चुकाने में लग जाती। पर इन सब का उसे रत्ती भर भी मलाल न था। नहीं किसी तरह का कोई कष्ट उसे सालता था। दिन भर हंसती उड़ती, काम में जुटी रहती। डॉलीगंज का ये 2 मंजिला मकान नया नया ही खरीदा था नैयर परिवार ने। नीचे का हिस्सा किराए पर चढ़ा दिया था। पिछवाड़े की तरफ आम के पुराने पेड़ थे, जिनमें आम रखते थे पर खट्टे, अचार के काम के। जिस कमरे में कंचन रहती थी, उसके ठीक सामने नीम का एक बहुत बड़ा पेड़ था, छतरी नुमा, खूब ऊंचा। तना बहुत मोटा न था, फिर हवा में झूलता हुआ इतना बड़ा पेड़ किस तरह खड़ा होगा, ये उसकी समझ में न आता था। जब भी वो खिड़की खोलती, उसकी निगाहें इस पेड़ से टकराती और उसे घर की याद हो आती। घर के आंगन में भी एक ऐसा ही पेड़ था। अच्छा खाता पीता परिवार था। आमदनी कम न थी, लेकिन घर में एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता। अशर्फियों की लूट और कोयलों पर मुहर थी। कंचन दिन रात काम में लगी रहती थी। खाना बनाना, कपड़े धोना, पोछा लगाना, खाली वक्त में जिठानी के बच्चों को पढ़ाना। आराम का एक क्षण भी उसे न मिलता था। ऊपर से सारी सारी रात क्लब से पति महोदय आते न थे। वो उदास अकेली खिड़की पर बैठी नीम के उस काले डरावने पेड़ को देखती रहती। फिर पति का नशे में चूर आना और मारना पीटना तक चलता। यह सब नित्य का नियम जैसा हो गया था। कंचन सब कुछ चुपचाप सहती, सोचती धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। झगड़ा करके भी क्या हाथ आएगा। एक रात को नैयर सीढ़ियों से ही शोरगुल मचाता हुआ आया। कमरे में घुसते ही कंचन का चूड़ा पकड़कर मारने लगा।
मुंह से तमाम शराब की बदबू लपेटे ले रही थी, पांव लड़खड़ा रहे थे, गंदी अश्लील गालियां बक रहा था, बके चला जा रहा था। कंचन ने समझा नशे में शायद आज होश खो बैठे। यहां क्यों आई तू इस घर में? किसी कोठे पर क्यों नहीं चली गई थी? नैयर ने उसके कपड़े फाड़ कर तार तार कर दिए और एक जोर का तमाचा मारा। मेरी कोई खता हो तो बताओ, कंचन रोती हुई गिड़गिड़ाई। खता? कड़क कर नैयर बोला। खता की बच्ची, सारी बिरादरी में कहीं का भी नरक छोड़ा तूने, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा क्या हो गया मुझसे, हे भगवान? वो चीख पड़ी। ससुर, जेठानी, नौकर चाकर सब इकट्ठे हो गए। आधी रात का वक्त था। क्या बात है, क्या बात है? ससुर जी ने बीच बचाव करते हुए कहा। बब्बन, क्यों मारे जा रहा है बोटी को? आप चुप रहिए पिताजी। पिता को एक तरफ धकेलता हुआ नैयर बोला। वैसे अभी बताता हूं, मैं इसका खून पी जाऊंगा। पत्नी को बाहर की ओर खींचने लगा नैयर। बाहर टैक्सी खड़ी थी। कंचन को उसमें भीतर को धकेलता हुआ वो आप भी बैठ गया। रात के गहरे सन्नाटे में टैक्सी भागी चली जा रही थी। बाहर झमाझम पानी बरस रहा था। रह रहकर बिजली कड़क रही थी। तू कभी बंबई गई थी? आवेश में नैयर ने सन्नाटा तोड़ते हुए कहा। कंचन ने आंसू भरी आंखों से पति की ओर देखा और सिर हिला दिया। तब नैयर ने एक गंदी सी गाली दी। एक बड़ी सी कोठी के आगे टैक्सी रुकी। भड़ाक से दरवाजा खोलकर नैयर अंदर घुस गया। पीछे पीछे डरी डरी सहमी सहमी कंचन भी लड़खड़ाती हुई चल रही थी। सीढ़ियों से ही आवाज लगाई नैयर ने। श्रीवास्तव शायद अब तक सो चुका था। आंखें मलता झटपट कमरे के किवाड़ खोलकर बाहर आया। क्या है बब्बन, फिर कैसे? अभी अभी तो गए थे, ये क्या? श्रीवास्तव की पत्नी भी खिड़की पर झुककर झांकने लगी। नैयर श्रीवास्तव के कंधे पर हाथ रखकर दालान की ओर बढ़ा। अरे यार, वही एक बार फिर दिखा दे, इससे कुछ जिद हो पड़ी है। गिड़गिड़ाने के स्वर में बोला। हो तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है, श्रीवास्तव ने अचरज से कहा। मैं ठीक हूं यार, मैं ठीक हूं। देख, नशे की हालत में नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसी बात है, ना मत कहना प्लीज। वो श्रीवास्तव के घुटने छूने लगा, मिन्नतें करता हुआ। अरे बाल बच्चे सब जग गए यार। अरे ड्राइंग रूम में भी कौन आता है यार, प्रोजेक्टर मैं खुद चला लूंगा, तू दे दे, बस दे दे भाई। श्रीवास्तव की समझ में कुछ ना आया कि माजरा है तो क्या है। अभी थोड़ी देर पहले श्रीवास्तव के घर पर कॉकटेल पार्टी थी। जिगरी दोस्तों का जमघट था। खाने के बाद छोटे से प्रोजेक्टर पर एक रंगीन ब्लू फिल्म दिखलाई गई थी, संभोग करते हुए तरुणों की। नैयर उसी के लिए जिद कर रहा था। अपना पल्ला छुड़ाने के लिए श्रीवास्तव ने फिल्म निकाल कर दे दी। सोचा 10-20 मिनट की तो बात है, भला टल जाएगी। सारा बीवी को दिखाने लाया है। सामान नीचे भिजवाकर श्रीवास्तव सोने चला गया। चौकीदार से कह गया कि साहब के चले जाने के बाद बत्ती बुझाकर कमरा लॉक कर दे। खर खर रील चलने लगी। सफेद दीवार पर 2 वस्त्र विहीन रंग बिरंगी आकृतियां झलकने लगी। पल भर में कंचन की पलकें फैलकर बड़ी बड़ी हो आई थी। देह पत्ते की तरह कांपने लगी थी। खन्ना के साथ जब भागकर बंबई गई थी तब इस तरह का कुछ हुआ तो था, लेकिन अपने को इस विभत्स रूप में इस तरह से दिखने या दिखाने की उसने सपने में भी कल्पना न की थी। उसकी आंखें अपने आप मुदने लगी। मेज, कुर्सियां, दीवारें सब तेजी से चक्कर काटने लगे। हाय रब्बा! कानों पर अपनी कांपती हथेलियां रखकर वो गला फाड़कर चिल्लाई और बेहोश होकर गिर गई। नैयर उठाकर उसे घर ले आया और धकेल कर कमरे में फर्श पर ही फेंक दिया। सवेरे को घर का सारा ही वातावरण बदला हुआ था। सबको इस बात का पता चल चुका था कि छोटी बोहटी ने नंगी फिल्म खिंचवाई है।
बब्बन ने खुद देखी है। सुबह सुबह नैयर घर से ये कहकर निकल पड़ा था कि जब तक ये रंडी इस घर में रहेगी मैं यहां लौट कर नहीं आऊंगा। 2-3 दिन तक शोरगुल मचता रहा। सास समझदार थी, बोली, अब कच्ची उम्र में कहीं भूल हो गई होगी। जब से इस घर में आई है पलके ऊपर उठाकर किसी से बातें करते तो हमने नहीं देखा। मोटे थुल हाथों को मटकाती जेठानी बोली, इसका छुआ पानी भी तो मैं नहीं पी सकती। कंचन गठरी की तरह जमीन पर निर्जीव पड़ी थी, रह रह कर कराह रही थी। माथा फट गया था, जमे हुए लहू की लकीर पड़ गई थी कपाल पर, घुटनों में भी घाव थे। चारपाई का एक पाया बरामदे में रखा था। नशे की हालत में उसी से मारता चला गया था नैयर। चौथे दिन सुबह की ट्रेन से वसुधा आई तो नैयर ने ब्लू फिल्म की रील उसके हाथों में रख दी। एक शब्द भी वसुधा ने न कहा। बहन का हाथ थामा और चुपचाप चली आई स्टेशन की ओर। कंचन दिन रात रोती रहती। उसे लगता जैसे ये सब एक सपना है। कई बार आत्महत्या का विचार भी आया, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अब अपने में ही हिम्मत न लगती कि कुछ कर सके। जो हो गया सो हो गया कंचो, इस सबको भी भूल जाओ अब, फिर नए सिरे से सोचो कुछ। एक दिन उसे समझाती हुई वसुधा बोली, देखो पढ़ना चाहती हो तो कॉलेज जाओ, पढ़ने में मन नहीं लगता तो तुम्हारे लिए कहीं सर्विस का अरेंजमेंट कर देती हूँ, जिससे तुम्हें खुशी होती हो, जिसे तुम ठीक समझती हो करो। मैं अब कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। पढ़ने की तरफ अब कंचन का झुकाव नहीं रह गया था। यूं बीए फाइनल के इम्तिहान की तैयारी वो कर रही थी। इन्हीं दिनों वसुधा की एक सहेली कुंदनिका ने बताया कि दिल्ली में न्यू वेव थिएटर्स नाम की एक नई नाट्य संस्था कुछ कलाकार मिलकर खोल रहे हैं। कंचन की इच्छा हो तो उस ग्रुप में शामिल हो जाए। इस नाट्य संस्था की सारी व्यवस्था कुंदनिका के ही हाथ में थी। घर में खाली बैठने की अपेक्षा कंचन ने उसी में सम्मिलित होने का निश्चय किया। आकृति अच्छी ही थी उसकी, आकर्षक, अभिनय की प्रतिभा भी कुछ होगी, इसीलिए रंगमंच पर वो जम गई। नाक में वैसी ही नन्ही नथ उसने फिर धारण कर ली जैसी विवाह के पूर्व कॉलेज के दिनों में कभी पहनती थी। घर की स्थिति धीरे धीरे काफी बदल गई थी। माँ में अब और भी परिवर्तन आ गया था। घर में किसी भी काम में वो दखल नहीं देती थी। करोल बाग में दूर के एक रिश्ते के अंकल थे विधुर। माँ उनके साथ 1-2 बार तीर्थ यात्रा पर हो आई थी। घर आकर कभी कभी वो माँ को मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर भी ले जाया करते थे। उनकी दोनों बेटियां जब कनाडा चली गईं और वो घर में निपट अकेले रह गए तो इधर अस्वस्थ रहने के कारण उन्होंने देखरेख के लिए कुछ दिनों के लिए माँ को अपने ही पास करोल बाग बुला लिया था। लुधियाना वाली दादी अब बहुत बूढ़ी हो चली थी, चलना फिरना अलग रहा, आंखें भी खो बैठी, तो शुभचिंतक रिश्तेदार उन्हें लाजपत नगर वसुधा के पास छोड़ गए थे। पिता की तंदुरुस्ती दिन पर दिन गिरती चली जा रही थी। स्मरण शक्ति भी अब जाती रही थी। कभी अस्पताल कभी घर, जिंदगी के अंतिम दिन गिन रहे थे। मीचे स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ने के लिए ही समय न निकाल पाता था। कभी घर का काम, कभी पिता की देखभाल, सारा दिन दौड़ भाग में ही निकल जाता। जाड़े के दिन थे। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। रात देर तक लगातार बारिश हुई थी, इसीलिए आज बहुत अधिक सर्दी थी। लोग कहते थे जाड़े में दिल्ली का तापमान इतना कम कभी नहीं हुआ। पिछले 40 सालों का ये रिकॉर्ड है। कंचन के भविष्य के बारे में ही इधर निरंतर सोचती रही वसुधा। किस तरह ये अपनी जिंदगी गुजारेगी उसकी समझ में ना आता था। दिन भर नाटकों में ही लगी रहती थी, लेकिन उनसे होता कुछ न था। जेब खर्च भी मुश्किल से निकल पाता था। सुबह नाश्ता लेकर एक दिन वो बाहर निकल गई। श्रीनिवासपुरी को जाने वाली सड़क के किनारे 3 पहिए वाला स्कूटर खड़ा था। वसुधा उसमें बैठ गई। किधर जाना है बीवी जी? उसने पूछा तो उसकी अजीब सी निरीह आकृति देखकर वसुधा हंस पड़ी। जिधर चाहो ले चलो, उसने यूं ही देखते हुए कहा। वो असमंजस से देखता रहा। ग्रेटर कैलाश कहकर फिर वसुधा एक किनारे को सिकोड़ सिमट कर बैठ गई। 10-12 रुपये में कनॉट प्लेस में ऊनी जैसी दिखने वाली सूती रंग बिरंगी चादरें बिक रही थी। वहीं से वसुधा भी एक उठा लाई थी। चादर ओढ़ रखी थी।
दूर से देखने पर ऐसा भान अवश्य होता, लेकिन सर्दी उससे रुकती न थी। ठंड से ठिठुरती वसुधा कांप रही थी। पार्क वाले चौराहे के किनारे के मकान के आगे उसने स्कूटर रुकवा दिया। अरे तुम कैसे? कुमार ऊपर से ही चिल्लाया। क्यों, मेरा आना मना है? वसुधा मुस्कुराई, फिर सीढ़ियों पर चलती हुई बोली, महंगा जमाना है, महंगा जमाना है, राशन मिलता नहीं, सोचा एक दिन तुम्हारे यहां ही सही। धन्यवाद, धन्यवाद। कुमार हो हंसता हुआ मुंह फाड़कर बोला। कुमार सही अर्थों में था कुमार, चिर कुमार। एक्टरों की तरह बंठन कर रहता था। साधारण क्लर्क की हैसियत से भर्ती हुआ था, पर अब बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंच गया था। वो चाय बनाने लगा तो वसुधा स्वयं रसोई में चली गई और स्टोव पर चाय का पानी चढ़ाकर बाहर आई। बड़ी कीमती चादर ले रखी है, व्यंग्य से कुमार ने कहा तो वसुधा हंस पड़ी। भाई गरीब आदमी है, गरीबों के हाल ऐसे ही हुआ करते हैं, कभी खाना नहीं, कभी कपड़े नहीं। वसुधा ने गंभीरता से कहा, हम तो तुम्हें हीरोइन बनाने के ख्वाब देखते रह गए, तुम ही न मानी तो हम क्या करते। हमारा स्क्रिप्ट रखा का रखा रह गया। एक दो सेठ लोन देने को भी तैयार थे। कुमार सिगरेट सुलगाने लगा। फिल्मों में चली गई होती तो आज इम्पाला में बैठकर आती, प्लेन से घूमती। तुम्हारी तो थिंकिंग ही कुछ अजीब है। जो तुम कह रहे हो वो भी ठीक है, जो मैंने सोचा उसे भी मैं गलत नहीं कहती कुमार। जब कोई मुझे इस बात पर टोकता है तब हर किसी को मेरा उत्तर यही रहता है, मैं नहीं मानती कि मैंने कोई गलत निर्णय लिया था। वसुधा ने कुछ सोचते हुए कहा। तभी कुमार भागता हुआ किचन में गया, पानी खौलने लगा था। कुछ ही देर के बाद 2 प्याले चाय दोनों हाथों में लिए बाहर आया। चावला का लोन दे दिया? उसने पूछा। नहीं, अभी बाकी है, इंटरेस्ट बहुत तगड़ा ले लिया था ना उसने। डायरेक्टर मेरे ट्रांसफर के बारे में कह रहा था कल। गरम चाय की गहरी चुस्की लेता हुआ कुमार बोला। ट्रांसफर ऑन प्रमोशन? नहीं। कुमार ने हाथ इस तरह झटके के साथ हवा में फेंका जैसे मक्खी भगा रहा हो। ये साले क्या करेंगे प्रमोशन? डायरेक्टर को सुनाकर कल मैं छावड़ा से कह रहा था कि लक ने साथ दिया होता तो मैं कब का डायरेक्टर बन गया होता। फिल्म डायरेक्टर का इनसे कम होता है। अच्छा ठीक बताओ, अब पोजीशन क्या है? उत्सुकता से वसुधा ने पूछा। अब कहानी फिर सुनाइए, कुछ चेंज करके। लोन मिल जाएगा, वैसे कुछ और फाइनेंसरों ने भी प्रॉमिस किया है। पहली फिल्म सक्सेसफुल हो गई ना, अपन की किस्मत चमक जाएगी वासु। हीरोइन किसे रख रहे हो? तुम तो हो। हमारी हीरोइन बनना तुम्हें मंजूर नहीं? वसुधा हंसने लगी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कुमार। हाँ, तुम कहो तो एक जोरदार हीरोइन सुझा सकती हूँ। ठीक है, फिर ऐसा ही करो। हमारी फिल्म के लिए फिट हुई तो रख लेंगे। कुमार चाय पीता रहा। अपने पर्स में से वसुधा ने 2-3 फोटो निकाले, उन्हें कुमार की ओर बढ़ा दिया और उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए बड़ी अधीरता से उसका चेहरा ताकने लगी। अरे वाह! अरे ये तो तुम्हारी सिस्टर है। तो मेरी सिस्टर होना गुनाह है? कुमार उसी तरह हंसता रहा। नहीं, गुनाह नहीं है। ये किसने कह दिया कि गुनाह है? बड़ा अट्रैक्टिव फेस है, पर जिस रोल के लिए हम तुम्हें लेना चाहते हैं उस पर ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक नई कहानी सेलेक्ट कर लो जिसमें इसे रोल दिया जा सके? दुविधा के साथ वसुधा ने कहा। बात असल में यह है मिस वसुधा, जिस कहानी का मैं जिक्र कर रहा हूं उस पर काफी काम हो चुका है। नई स्क्रिप्ट का अर्थ है सारी बातें एक नए सिलसिले से स्टार्ट की जाए। फिर ऐसी कहानी खोजना जो रियली आर्ट फिल्म के दायरे में ठीक बैठ सके आसान नहीं है। तुम नहीं जानती वसुधा, फिल्म बनाना कितने झंझट और खतरे का काम है। फिल्म फ्लॉप हुई तो सबका बेड़ा गर्क। अच्छा, कहानी तुम खोज लो, जो काम मेरे लायक होगा मैं कर दूंगी। क्या करूं, ड्रामों से उसका कुछ बन नहीं पा रहा है। गहरी निराशा के भाव झलक आए उसके चेहरे पर। वसुधा, तुम वरी क्यों करती हो? सहानुभूति जतलाता हुआ कुमार बोला। भाई, तुम्हारा थोड़ा सा कोऑपरेशन मिले तो सब कुछ हो सकता है। उसी दिन कुमार ने वसुधा के साथ बैठकर सारी योजना तैयार कर ली। निश्चय हुआ कि 1 तारीख को वो कुमार के साथ बंबई जाएगी और कंचन को भी साथ ले जाएगी।
फिर महीनों तक कुमार वसुधा को मनचाहे ढंग से घुमाता फिराता रहा। वसुधा चाहकर भी मना न कर सकी। 2 बार उसके साथ अकेले भी बंबई हो आई थी, 1 बार पूना भी। पर फिल्म का काम अभी शुरू नहीं हुआ था, केवल कुछ प्रारंभिक तैयारियां ही हो पाई थीं इतनी भागदौड़ के बाद। कभी कभी तो वसुधा को अब रात में लौटने में काफी विलंब हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे कुमार में परिवर्तन आने लगा था। वसुधा की अपेक्षा अब वो कंचन को अधिक साथ लिए सिने निर्माताओं और फाइनेंसरों के यहां घूमता। कंचन छाया की तरह दिन रात उसके साथ लगी रहती। नैयर परिवार से प्रताड़ित होने के बाद अब उसमें प्रतिशोध की भावना जगने लगी थी। फिल्म की जब से बातें चली उसमें एकाएक एक बदलाव आ गया था। इसके लिए वो अब सब कुछ दांव पर लगा देने को उतारू थी। कुमार के पास अभी इतना पैसा नहीं था कि जरूरी कामों के अलावा कहीं और भी कुछ खर्च कर सकता। इसलिए उसने कंचन को पहले से ही बतला दिया कि जब तक फिल्म पूरी नहीं हो जाती वो उसे 1 पैसा नहीं दे सकेगा। अभी तो हजारों जरूरी खर्चे सिर पर थे जिन्हें पूरा किए बिना एक कदम बढ़ाना भी संभव न था। पिछला कर्ज अभी सिर पर से उतरा न था। पिछला कर्ज अभी सिर से उतरा न था कि वसुधा नए ऋण की खोज में पड़ी। कंचन के लिए नई साड़ियां चाहिए। कंचन को बंबई जाना है, उसके खर्च की व्यवस्था करनी है। सैकड़ों रुपये उसके साथ श्रृंगार का सामान जुटाने में लग गए। 8-9 महीने इसी तरह बीते कि कुमार की बदली मुंबई हो गई। बंबई में और भी कुछ काम मिल गया तो उसने अपनी पुरानी फर्म की नौकरी छोड़ दी। कंचन भी उसी के साथ बंबई चली गई। नई बनने वाली कुछ दूसरी फिल्मों से भी उसके अनुबंध होने की संभावना थी। और एक दिन कुमार के निर्देशन में बनने वाली फिल्म का मुहूर्त हुआ और तेजी से काम चल पड़ा। वसुधा की वही रोजमर्रा की जिंदगी थी। ऑफिस का बोझ, घर की चिंता, जीवन में कोई भी रस नहीं रह गया था। लेकिन पत्र पत्रिकाओं के फिल्मी कॉलमों में कभी कंचन के चित्र देखती तो उसे अपार हर्ष होता। तब वो अपनी तमाम निजी चिंताओं को भूल जाती। उसे लगता जीवन इतना निरर्थक नहीं जितना वो समझ बैठी है। इस बार वो मद्रास के लंबे टूर से लौटी। बड़ा व्यस्त कार्यक्रम था। 3 हफ्ते का काम 15 दिन में पूरा कर दिया था उसने। डायरेक्टर सरीन खुश था। उसकी चुस्ती की जब तब सराहना कर दिया करता था उसे खुश करने के लिए। कोई जुलूस निकल रहा था, शायद इसलिए मेन रोड का ट्रैफिक रोक दिया गया था। वो डबल स्टोरी वाले क्वार्टरों से स्कूटर घुमाती हुई मोहल्ले में पहुंची तो अपने घर के आंगन में घिरी भीड़ को देखकर उसका कलेजा थक से रह गया। पास जाकर देखा, मीचे रो रहा है। सामने जमीन पर सफेद चादर से लिपटी पिता की लाश पड़ी थी। की होया मुझे? पापा जी गुजर गए। मीचे फपक पड़ा। धीरे धीरे उसने बताया, मैं फुफ्फड़ जी के साथ बुलंदशहर बिट्टे के मुंडन में गया था। सुबह जाकर शाम को लौट आना था, पर वहां मेरी तबीयत बिगड़ गई। 2 दिन अस्पताल में भी रहा। आज सुबह लौटा तो पापा जी का शव देखा। चाई जी कितने हैं? ते दादी जी? वे करोल बाग गई थी आपके जाने के 1 दिन बाद। अब तक वहां से लौटी नहीं। जाते समय पास पड़ोस किसी से कह तो जाता। चरनी से कह गया था, वो शायद भूल गई। माथा थाम कर बैठ गई वसुधा। यह सब क्या हो गया उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। हड्डियों का पिंजर पड़ा था खुले में, तमाम बदबू आ रही थी। पड़े पड़े सड़ गया था शव। खुले मुख पर तमाम मक्खियां भिनभिना रही थी। वसुधा ने चादर से ऊपर तक ढक दिया। मोहल्ले वालों की मदद से किसी तरह शाम तक दाह संस्कार किया जा सका। भाए भाए करता घर अब काट खाने को दौड़ता। पिता की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन इस तरह से यह सब हो जाएगा इसकी कभी कल्पना भी न की थी वसुधा ने। ऊपर उनकी चारपाई अब तक वैसी ही पड़ी थी। सुराही का पानी सूख गया था। बीड़ी का टूटा बंडल सिरहाने से नीचे गिर गया था। पास ही सूखी थाली पड़ी थी, जूठी। मां रात को लौटी देर से, पर उसके चेहरे पर कोई भी प्रतिक्रिया न थी। आखिर उन्होंने जी के की करना सी। बुदबुदा कर वो चुप हो गई। जी के हमको ही कौन सा पहाड़ तोड़ना है चाई जी, लेकिन जिस तरह से ये मौत हुई उसके बारे में सोचते ही मेरा कलेजा कांप कांप उठता है। किसी से कुछ भी तो कह नहीं सकते, लोग क्या सोचेंगे।
उस रात किसी से पानी पीते न बना। जल्दी से रोशनी बुझाकर सब पड़ गए जैसे तैसे। वसुधा को रह रहकर धक से लगता पिता का साया आज सचमुच सिर से उठ गया और हम लोग अनाथ हो गए। कंचन को सामने अब एक नया संसार लगा। पति द्वारा अपमानित होने के बाद जीने की लालसा समाप्त हो चुकी थी। चारों ओर उसे निराशा ही निराशा, दुख ही दुख, अंधेरा ही अंधेरा दिखता था। लेकिन अब उसे लगता कि वो अंधेरा उजाले की शक्ल लेता जा रहा है। भीतर बसी गहरी हीनता की भावना धीरे धीरे तिरोहित होती चली जा रही है। प्रतिकार का संतोष निरंतर उसे आगे को धकेल रहा है। हर प्रश्न पर उसने अब नए सिरे से सोचना आरंभ कर दिया था। अपने निरर्थक जीवन में सार्थकता की सिद्धि के लिए उसने वज्र संकल्प ले लिया था। जिंदगी के रास्ते में संभावित झंझाओं का दृढ़ता से सामना करने की अद्भुत शक्ति उसमें आ गई थी। अब वो एक और ही कंचन थी। मर जाने के बाद जिसका पुनर्जन्म हुआ, उसकी एक ही आकांक्षा थी। नैयर परिवार वालों ने उसके घर की दयनीय स्थिति के कारण जिस तरह तुच्छ समझकर उसे घर से निकाल दिया था, वो एक दूसरे धरातल पर उसका बदला लेना चाहती थी। कुमार अब तक संदिग्ध था कि फिल्म में वो अभिनय कर भी पाएगी या नहीं। उसके लिए फिल्म का असफल होना आत्मघात से भी भयंकर था। किसी भी कीमत पर वो ये बाजी हारना नहीं चाहता था। कंचन के इस आकस्मिक परिवर्तन पर उसे सुखद आश्चर्य हो रहा था। लग रहा था कि शायद फिल्म की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय इसी को जाएगा। कंचन काम में ऐसी डूबी रहती कि उसे समय का ध्यान ही न रहता। घंटों घंटों अभिनय का अभ्यास करती, अपने पात्रों के साथ बातें करती, लड़ती झगड़ती, दिन रात जैसे उन्हीं का जीवन जीती। कहानी की नायिका बिंदिया की भूमिका में वो ऐसी रमी कि वो स्वयं को ही बिंदिया समझने लगी। वही बोली, वैसी ही चाल ढाल, उसी का खान पान, रहन सहन, सब कुछ वैसा ही। उसे इसकी सुध ही न थी कि घर में क्या हो रहा है, किस तरह वसुधा अपने दिन बिता रही है, उसकी स्थिति कैसी होगी। एक दो नई फिल्में मिल गई थी उसे, पर उनसे अभी तक इतना पैसा नहीं मिल पाता था कि वो बंबई जैसे शहर में आवश्यक सुविधाओं को जुटा सके। अब तक फिल्म संबंधी सारे काम अधूरे थे, इसलिए नाम मात्र के पैसे का भी जुगाड़ संभव नहीं होता था। अतः जब तब उसे खर्च के लिए वसुधा को लिखना पड़ता। वसुधा पता नहीं कहां कहां से उसके लिए जुटाकर पैसे भेजती। उसे लगता सिनेमा के मायावी संसार में अगर वो सफल हो गई तो जीवन की सारी समस्याओं के हल अनायास निकल पड़ेंगे। धन होगा, रूप होगा, यौवन होगा तो वो कहीं भी मनपसंद विवाह करके सुखी जीवन बिता सकेगी। जिंदगी में जितनी यातनाएं अर्थाभाव के कारण उसने सही, उन सब से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए जानबूझकर अपने पत्रों में वो घर की संकट भरी स्थिति का कोई जिक्र नहीं करती। व्यर्थ की चिंता से लाभ भी क्या था। जो कुछ हो सकता था अपने सीमित साधनों के सहारे वो कर रही थी। कुमार इस बीच 2-3 बार दिल्ली आया, लेकिन उससे मिला नहीं। उल्टे वसुधा ने फोन किया तो उसने कहला दिया कि इस समय होटल में नहीं है। जो कुमार बरसों तक उसके पीछे पागल हुआ भागता फिरता था, अब वो मुड़कर भी देखने को तैयार न था। कंचन से ज्यों ज्यों उसका परिचय बढ़ा, त्यों त्यों वसुधा से वो दूर होता चला गया था। पर इसमें भी वसुधा ने अपमानित होने के बावजूद रंच मात्र भी बुरा न माना। शायद वो यही चाहती थी। उसके अवचेतन में संभवतः ऐसा ही कुछ रहा था। कंचन की सफलता को संभवतः उसने कहीं अपरोक्ष में अपनी ही सफलता मान लिया था। कंचन में कहीं पर उसने अपना ही प्रतिबिंब खोज लिया था। इसलिए उसे लगता सफलता की ऊंची ऊंची गगनचुंबी सीढ़ियों की दिशा में कंचन नहीं, वो स्वयं बढ़ रही है। पर कंचन घर को एक तरह से बिल्कुल बिसरा चुकी थी। पिता की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया था, लेकिन उसने प्रत्युत्तर में एक पत्र तक भेजने की औपचारिकता नहीं निभाई। कभी भूल से ही ये पूछने की आवश्यकता न समझी कि अब तक जो रुपये वसुधा भेजती है वो किस तरह से और कैसे जुटाती है। वसुधा की दिन रात मेहनत के बाद जितनी आमदनी थी, खर्चा उससे कहीं अधिक हो रहा था। आए दिन इन्हीं परेशानियों में बुरी तरह उलझी रहती वो, हरदम खोई खोई सी। न उसे अपने रखरखाव की सुध थी, न कपड़े लत्ते, न खाने पीने की ही खबर।
ऑफिस के बाद भी वो ढेर सारे पार्ट टाइम काम किया करती। घर में पिता की जगह अंधी दादी ने ले ली थी। माँ का रुझान अब पूजा पाठ की ओर बढ़ने लगा था। सुमरनी हाथ में लिए वो घंटों तक आंखें मूंदे ध्यान की मुद्रा में बैठी रहती। मीचे की पढ़ाई पिता की चिरंतन रुग्णता के कारण कभी भी नियमित रूप से न चल पाई थी। पढ़ने में वो बुरा न था, लेकिन पढ़ने का समय मिले तब ना। वो बराबर ही असफल होता रहा, तो माँ ने उसकी भी व्यवस्था करवा दी। राजौरी गार्डन वाले फुफ्फड़ जी के कुछ ट्रक थे। रोड़ी बजरी का ठेका था। ट्रकों के भरान और उतरान की गिनती के काम पर उन्होंने मीचे को रख दिया था। खाने पीने के अलावा जेब खर्च भी कुछ दे दिया करते थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि थोड़ा बहुत काम सीख लेने के बाद वो उसे बकायदा मुंशी के पद पर आसीन करवा देंगे। वसुधा ने बहुत मना किया। पढ़ता लिखता तो उसकी जिंदगी बनती, अब यूं ट्रकों पर बैठा घूमता फिरेगा। ड्राइवरों के सत्संग में रहकर किसी दिन कौली करछी बेच आए तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन मां न मानी थी। पिता की मृत्यु के बाद एक और तूफान खड़ा हो गया था। स्वर्गीय लाला बिशनदास की संपत्ति के सहसा कई उत्तराधिकारी बन गए थे। सबके अलग अलग दावे और अलग अलग वक्तव्य थे। लाजपत नगर की यह कॉलोनी जब बसी तब कोई भला मानुस इस ओर झांकता तक न था। दिल्ली का एक उपेक्षित किनारा, उस पर शरणार्थियों की बस्ती। लेकिन जब से ग्रेटर कैलाश और सूरज पर्वत बसे, इसका महत्व 1000 गुना बढ़ गया था। 10-10 हजार के मकान अब लाख लाख के हो गए थे। फिर बिशनदास के रिश्तेदारों का गिद्धों की तरह घिर आना स्वाभाविक ही था। उनकी पहली पत्नी ने पलवल के पास किसी छोटे से कस्बे में अदालत के मार्फत नोटिस भिजवा दिया और इसके प्रमाण प्रस्तुत किए थे कि स्वर्गीय लाला जी की शादीशुदा पत्नी वही है। दूसरा विवाह उन्होंने कभी किया ही नहीं। हाँ, कोई अपने आप आकर उनके घर रहने लगी हो तो और बात है। बाद में सचमुच एक दिन वो चली आई थी, 3 बच्चों को साथ लेकर। दहाड़ मारकर रोती हुई बोली थी, दसो न्याणिया दा की होएगा। आश्चर्य से सब देखते रह गए थे। पास पड़ोस के लोगों ने कहा कि लाला की पहली पत्नी तो 1 ही महीने बाद अपने पूर्व प्रेमी के साथ कहीं अंतर्ध्यान हो गई थी। फिर ये 3 बच्चे कहां से और कैसे? इस आरोप पर वो सचमुच बिफर पड़ी। मैं भागी नहीं थी मुंहजरी, अपने मैके गई थी। लाला जी ने ही खुद भेजा था ताकि मैं वहां अपने बूढ़े माँ बाप की कुछ सेवा कर सकूं। रोहनपुर कौन दूर है यहाँ से? लाला जी वहां महीने में 2-2 बार आते थे। पूछ लो किसी से, सारी दिल्ली को पता है, सब जानते हैं। रोज रोज के इन झगड़ों में खून खराबे की स्थिति आ गई तो वसुधा परेशान हो उठी। उनके बनावटी रिश्तेदारों को तो उसने 2 टूक जवाब दे दिया था, लेकिन लाला जी की पूर्व पत्नी का उसने जो किस्सा सुना, उससे उसका दिल दहल उठा था। किसी ने बताया था कि बूढ़ा बाप जवान बेटी को अपने घर पर रखकर धंधा करवाता है। ये बेचारी कई बार इधर उधर भागी, पर वो फिर पकड़ लाता है। बुरी तरह डंडों से मारता पीटता है। लड़की इस दोजख से निकलकर त्राण पाना चाहती है। बच्चे छोटे छोटे हैं, आमदनी का कोई भी जरिया नहीं। तुम अपने बच्चों के साथ इधर आ जाओ और निश्चिंत होकर रहो। हम कहीं और मकान ले लेंगे किराए पर। वसुधा ने एक दिन उसे बुलाकर कहा, एक कमरा, एक रसोई अपने लिए रख लो, शेष को किराए पर चढ़ा दो। किराए से इतना पैसा तुम्हें मिलता रहेगा कि तुम आराम से अपने छोटे छोटे बच्चों की परवरिश कर सको। हाँ, फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। ये सब हो सकता है, उसकी कल्पना से परे की बात थी। यूं ही हंस पड़ी वसुधा विवश भाव से। अरे हमारा क्या है, कहीं भी सिर छिपाने को जगह मिल जाएगी। मैं खुद नौकरी करती हूं, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं। परिचित मित्रों के, हित चिंतक रिश्तेदारों के विरोध के बावजूद सबसे लड़ झगड़ कर वसुधा ने वो मकान खाली करवा दिया और उसी बस्ती के आखिरी कोने पर एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। जगह यहां उतनी न थी, लेकिन किसी तरह गुजारा करना ही था। अधिक अच्छे मकान के लिए अधिक किराया चुका पाने की सामर्थ्य भी तो न थी। सरीन के जाने के बाद ऑफिस का सारा वातावरण सहसा बदल गया था। ऑफिस कनॉट प्लेस से शिफ्ट होकर कर्जन रोड पर आ गया था। सरीन के बदले पीआर आनंद आया था।
ये बड़ा ही विलासी व्यक्ति था, इसलिए ऑफिस में परमानंद के नाम से विख्यात हो गया था। कुछ ही दिनों में उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। यूं दिल से बुरा न था, पर स्वभाव का झक्की था। बिना बात ऑफिस में बात का बतंगड़ बनाए रखता। एक अजीब किस्म के तनाव का वातावरण। ऐसा कोई दिन न होता जब वसुधा को बिना किसी गलती के एक दो बार झाड़ न खानी पड़ती हो। उस पर बॉस का उन्मुक्त जीवन जब जी चाहा बुला लिया। ऑफिस में भी बेहद काम, घर में भी फाइलें मंगवाकर आधी आधी रात तक वो डिक्टेशन दिया करता था। सुबह वसुधा से बिस्तर पर से उठा न जाता। कितनी बार निश्चय कर लिया कि इस नौकरी को छोड़ दे, लेकिन किस भरोसे, कैसे, सूझता ही न था। सोचती थी कंचन कहीं कुछ बन गया तो वो सारे झंझट छोड़ देगी, कर्ज से मुक्त होकर किसी आश्रम में चली जाएगी, लेकिन अभी इसके लिए लंबा अंतराल था। कब क्या होगा सब कुछ अनिश्चित था। एक दिन बहुत परेशान होकर उसने कंचो को एक लंबा पत्र लिखा, अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति के बारे में, घर के हालात के बारे में, और अपना इरादा भी बतला दिया अंत में कि अब वो नौकरी नहीं करना चाहती, यानी कि कर पाने की स्थिति में नहीं। पत्र लिफाफे में डालकर पता लिख दिया और बंद करके अपने पर्स में रख लिया। बहुत दिनों तक वो पत्र उसके साथ साथ घूमता रहा और आखिर में एक दिन उसने स्वयं ही फाड़ कर फेंक दिया। कंचन को कुछ परेशानी हो, उसके काम पर असर पड़े, ये कैसे होने देती वो। 2-3 दिन वो अस्वस्थता के कारण ऑफिस न जा सकी थी। बुखार से तपती घर पर ही पड़ी रही थी। बिस्तर पर पड़े पड़े पता नहीं वो क्या ऊल जलूल बातें सोचती रहती थी। देवेन को इस विक्षिप्तता की अवस्था में उसने न जाने कितने पत्र लिखे थे, लेकिन सबको लिख लिख कर फाड़ती रही थी। पैसे का अभाव भी अब पूरी तरह चुभने लगा था। 3/4 वेतन घर तक पहुंच ही न पाता था। उस पर भी कंचन रुपये मंगवाने से बाज न आती। यूनिट के साथ कश्मीर जाना है, जयपुर में आउटडोर शूटिंग का कार्यक्रम है, कुछ नए कपड़े बनवाने हैं, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आएंगे, कुछ ढंग के उसे भी चाहिए। वसुधा भूखी रहकर फटे पुराने कपड़े पहनकर भी उसे खर्चा भेजती रहती। पहले प्रायः रोज साड़ियां बदलती थी, लेकिन अब 2-3 साड़ियों में ही महीना गुजारती थी। घर का खर्चा भी अब बहुत सीमित कर दिया था। रोज 2 रोटियां बनाकर ऑफिस ले जाती, लंच पूरा हो जाता। उस पर आनंद टोकता रहता कि तुम मॉडर्न बनकर, स्मार्ट बनकर ऑफिस क्यों नहीं आती। इस तरह से ऑफिस का डिसिप्लिन बिगड़ रहा है। कुछ दिन काम पर जाने के बाद वसुधा फिर बीमार पड़ी और फिर महीनों तक न उठ पाई। ऑफिस से वेतन मिलना अब बंद हो गया था। वसुधा के स्थान पर अस्थायी रूप से किसी और कन्या की नियुक्ति कर दी गई थी। मीचे ने कंचन को 3-4 पत्र भेजे, लेकिन एक का भी उत्तर न मिला। गर्मी के उमस भरे दिन थे। घर में केवल एक टेबल फैन था जो कभी कभी झटके मारा करता था। माँ उसे उठाती रखती, कई बार मरते मरते बची थी। मरम्मत कौन करवाता। सुबह अंधेरे मुंह घर से निकलने के बाद रात को 11 बजे से पहले नीचे घर न आ पाता था। दादी थी अंधी, पूजा पाठ में लीन माँ एक तरह से घर में ही सन्यासिनी हो गई थी। कलकत्ता से लौटते हुए एक दिन देवेन आया। वसुधा को देखा तो विस्मय से देखता रह गया। आंखों पर गड्ढे उभर आए हैं। बिखरी हुई लट में कोई न कोई सफेद बाल झांक रहा है। शरीर एकदम गिर चुका है। नाखूनों का रंग तक सफेद हो गया है। वसुधा की सोनी सोनी आंखों में कोई भी भाव न था। चारपाई की पार्टी पर अपराधी की तरह देवेन हौले से बैठ गया। एक दिन तुम्हारा यही हाल होना है, मैं जानता था, तब तुम ही न मानी ना। यूं ही बुदबुदाया देवेन। छत की ओर देखती रही वसुधा। वसुधा, ये मकान तो बहुत छोटा है, कैसे रहते हो तुम लोग। वसुधा चुप। पंखा और नहीं, यहां तो घुटन होती होगी। इस बार भी चुप रही वसुधा। उसके सूखे हाथों को, तपते माथे को देवेन सहलाता रहा चुपचाप। बीमार कब से हो। अब तो काफी दिन हो गए। मुझे इन्फॉर्म तो कर देती। डायरेक्ट डायल सिस्टम है, कभी भी रिंग कर सकती थी। फिर कुछ देर गुमसुम बैठा रहा देवेन।
शून्य दृष्टि से कमरे में इधर उधर देखता रहा। वसु, इस घर में कैसे रहती हो तुम? क्रॉस वेंटिलेशन तक नहीं, यहीं पर सोना, यहीं पर बैठना, यहीं पर खाना बनाना। देवेन, किराया कितना बढ़ गया अब दिल्ली में, तुम्हें क्या मालूम? इतना छोटा कमरा भी मिल जाना कम नहीं। वसुधा खोई खोई बोली। पर पे तो अब तुम्हें काफी मिलती होगी। कुछ कहने के लिए वसुधा के सूखे पपड़ी लगे होंठ खुले, पर फिर भी जाए। डॉक्टर को दिखाया? उसे जैसे सहसा कुछ याद आ पड़ा। दिखाया तो था एक बार। क्या कहता था? जिज्ञासा से देवेन ने पूछा। क्या कहता था? कुछ भी तो नहीं। वसुधा अपनी रौ में बहती हुई बोलती चली गई। ब्लड नहीं बनता, फल खाया करो, खुश रहा करो, टॉनिक हर रोज लिया करो, इंजेक्शन लगवाओ। और फिर वो व्यंग्य भाव से देखती हुई यूं ही निर्जीव मुस्कान होठों पर बिखेरती हुई बोली। मेरा इन बातों में विश्वास नहीं रह गया देवेन, पता नहीं क्यों, लेकिन जीने की आकांक्षा ही मर चुकी है। ऐसा नहीं कहते वसुधा, बीमारी, कष्ट, अभाव लगा रहता है। यो हिम्मत हारने से हो गया सब कुछ। उसके रूखे बिखरे बालों को देवेन सहलाता रहा। अभी क्या बिगड़ा है? चलो किसी अच्छे अस्पताल में दिखला देते। मुझे कहीं नहीं दिखाना। जब मैं जीना ही नहीं चाहती, तब तुम्हारे बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर क्या कर लेंगे? गहरी निराशा, अथाह दुख उसके मुरझाए चेहरे से रह रहकर झांक रहा था। मुझे सब कुछ मृग तृष्णा सा लगता है देवेन। जब भी आंखें मूंदती हूं, चारों ओर अपाह अथाह रेत ही रेत फैली दिखती है। गगन चुंबी लपटों से घिरी चलती रेत। तब पता नहीं क्यों मेरे पांव बिस्तर पर पड़े पड़े जलने से लगते, मैं चीख पड़ती हूं। वसुधा जैसे स्वयं को सुना रही हो, इस तरह बहकी बहकी सी बोल रही थी। उसकी देह पर एक मैली सी झीनी चादर पड़ी थी। गरगराता पंखा गर्म हवा उगल रहा था। तुम क्यों चिंता में पड़ गए? वसुधा ने अपना कांपता हुआ हाथ उसकी ओर बढ़ाया। तुम पामिस्ट्री नहीं जानते हो ना। देखो, भाग्य और उम्र की रेखाएं है ही नहीं। अपनी सूखी सफेद हथेली खोली उसने। पता नहीं देवेन, अब तक मैं किसके भाग्य से जी रही थी। इतनी जिंदगी जी लेना भी कुछ कम है। देवेन ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। बस बस, यूं ही बोले चली जाओगी? ऐसा क्या हुआ जो इतनी हिम्मत हार गई? तनिक तुनक कर उसने कहा। वसुधा, बीमार कौन नहीं होता? कैसी बहकी बहकी सी बेसिर पैर की बातें कर रही हो आज? वसुधा की सूखी सूखी आंखों में जल भर आया और वो करवट बदल कर लेट गई। मुझे पता था एक दिन तुम भूल से यहां आ पड़ोगे और यही सब कहोगे। मैं जानती थी। उसी समय देवेन एक अच्छे से डॉक्टर को बुला लाया। उसने एक्सरे और ब्लड टेस्ट आदि का सुझाव दिया। 2-3 दिन तक उसका इलाज चलता रहा। हालत में सुधार न दिखा तो देवेन मेडिकल इंस्टीट्यूट ले गया एक दिन। 2 हफ्ते की जांच परख के बाद डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी, उसे सुनकर वो सुन्न हो गया। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। बेंच पर बैठा तो उससे फिर उठा ही न गया। वैसा ही थका हारा लौटा तो वसुधा ने पूछा, रिपोर्ट मिली? क्या कहा डॉक्टर ने? पहले तो देवेन को कुछ सूझा नहीं कि क्या उत्तर दे। फिर सोचता हुआ बोला, नहीं, कोई खास नहीं बतलाया। फिर भी बस यही कि आराम की सख्त जरूरत है, क्लाइमेट चेंज करो, या फिर ऐसा ही कुछ और। वसुधा ने अकारण मुस्कुराने का प्रयास किया। मैं तो पहले से ही जानती थी कि। क्या जानती थी? वसुधा ने कोई उत्तर न दिया। फिर उसके क्लांत चेहरे की ओर देखती हुई बोली, तुम बहुत थके थके से लग रहे हो देवेन, आराम से बैठ जाओ ना। देवेन अब तक दरवाजे पर खड़ा था। हाथों में फलों के लिफाफे थे। उन्हें रखता हुआ माथे का पसीना पोंछने लगा। बड़ी गर्मी है,
पानी पियोगे? वो सुराही की ओर लेटे लेटे ही हाथों से टटोलती हुई लपकने लगी तो छट आगे बढ़कर देवेन ने उसे रोक लिया। क्या कर रही हो? मैं खुद ले लूंगा। और पास रखे गिलास में पानी उड़ेल कर वो पीने लगा। गर्म होगा ना? नहीं, ठीक है। रुमाल से गीले होंठ पोंछता हुआ चारपाई पर ही बैठ गया। वसुधा की देह पसीने से नहाई हुई थी। ब्लाउज चिपका हुआ था, तमाम चादर भीगी हुई थी जैसे पानी गिर गया हो। देवेन ने पंखे का मुंह वसुधा की ओर कर दिया। इस भयंकर गर्मी में तो तंदुरुस्त आदमी भी बीमार पड़ जाए। देवेन ऐसे बड़बड़ाया जैसे स्वयं से बातें कर रहा हो। कुछ देर बैठा तो चैन नहीं मिला। बार बार उसकी निगाहें वसुधा की आकृति पर अटक आती थी। सामने दीवार पर इसी वर्ष का कैलेंडर टका था। उस ओर देखता हुआ देवेन पता नहीं क्या क्या जोड़ता घटाता रहा मन ही मन। उसने उसी दिन चंडीगढ़ फोन कर दिया कि वो कुछ दिनों के बाद लौटेगा घर। शाम को देवेन बहुत देर बाद लौटा। माँ भोजन बनाए बैठी थी। खाना तो एक फ्रेंड के यहाँ खा चुका बीवी जी, लेकिन आपसे कुछ बातें करनी थी। देवेन बाहर सड़क पर बिछी चारपाइयों के पास आया और पसीने से भीगी कमीज उतारता बैठ गया। भोजन के बर्तन यों ही जल्दी जल्दी ढकढका कर माँ आई और पास ही सामने रखी चारपाई पर बैठ गई। धीरे धीरे बहुत धीमी आवाज में देवेन कुछ कहता रहा और माँ निरंतर रोती रही। अपने फटे दुपट्टे से आंसू पोंछती हुई बोली, तो कंचो को ही बुला लो। कंचो भी क्या करेगी आकर? उससे क्या होगा? माँ का हृदय डूब गया। पांव तले धरती कांपने लगी। आंखों के आगे झीना झीना काला धुंध सा छाने लगा। अपने जीवन में इतनी बेचैनी का एहसास आज तक कभी न हुआ था। जो कुछ वो सुन रही थी और जो कुछ कहा जा रहा था सच न लग रहा था। ये सब होगा? नहीं नहीं, वो कराह उठी। तो क्या कुछ भी इलाज नहीं हो सकता अब? मां के कांपते अधर अनायास खुल पड़े। मुट्ठी में दबा दुपट्टे का किनारा हवा में उड़ रहा था। माथे पर रुके बालों की लट बिखर आई थी और वो निर्विमेष सामने देख रही थी। देवेन उसी तरह ठगा ठगा सा बैठा रहा जैसे कहीं गहरे में डूब गया हो। फिर हौले से पांवों को दूर फैलाता हुआ जम्हाई लेकर बोला, पहले पता चल जाता तो शायद कुछ संभव था, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि अब बहुत वक्त बीत चुका, इसलिए चांस नहीं रहे। या उन्होंने ढेर सारी दवाएं लिख दी हैं, आगे भगवान की मर्जी। देर तक दोनों चुप रहे। पास ही गंदी नाली में घुसा कुत्ता चप चप कुछ चबा रहा था। मेरे पास और कुछ नहीं, थोड़े से गहने हैं, विवाह के साल लाला जी ने बनवाए थे। मां अधीर होकर रो पड़ी। आप चिंता क्यों करती हैं बीबी जी? खर्च की कमी के कारण इलाज नहीं रुकेगा, सब हो जाएगा। देवेन उठकर अंदर चला गया। वसुधा की पलकें पीली धुंधली पलस्तर उखड़ी दीवार पर चिपकी थी। खाना लिया कुछ? बहुत पास जाकर धीरे से उसने पूछा। वसुधा के बाल तकिए के पीछे नीचे झूल रहे थे। उन्हें सहेज कर ऊपर कर दिया। सूप लिया था। वसुधा वैसे ही दीवार की ओर अब भी ताक रही थी। सिरहाने के पास केवल टिकने भर को ठौर थी। देवेन वहीं बैठ गया। दर्द तो नहीं उठा ना आज? ना। फीवर कितना रहा? उसकी कलाई थाम कर वैद्य की तरह नाड़ी देखता रहा, फिर माथे पर हाथ फेरा। पसीने से माथे पर बाल चिपके हुए थे। कुछ कम ही रहा, नॉर्मल। मेरी एक बात मानोगी वसु? उसके माथे को सहलाते हुए बड़े स्नेह से बोला देवेन। फिर उसके चेहरे के करीब कुछ और झुकाया। सोनी बड़ी बड़ी आंखें, मुरझाए होंठ और पीले चेहरे की ओर ताकता रहा। हौले से इस बार मुड़ी वसुधा। उसकी आंखों में आंखें डालकर कुछ खोजने की कोशिश की उसने। तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी? बड़े विचित्र ढंग से देवेन ने मुस्कुराने की चेष्टा की। मेरी एक भी बात मानी होती तुमने तो आज तुम्हारी ये दशा न होती। कहते कहते देवेन चुप हो गया। उसे लगा इस समय ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। माथे को वो उसी तरह सहलाता रहा चुपचाप। यहां पड़ी पड़ी ऊब गई होगी तुम। कितनी उमस है। दिन भर तुम्हारा कमरा भट्टी की तरह तपता रहता है। डॉक्टर ने कहा है
तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चली जाओ। कहाँ? वसुधा ने वैसे ही पूछा। तुम्हें याद है पापा के कमरे में हिमालय का एक कितना बड़ा कैलेंडर लटका रहता था, रंग बिरंगा, किसी विदेशी फर्म का। जब भी तुम हमारे घर आती थी वो कैलेंडर देखती थी और कहती थी, एक बार तुम्हारे साथ इन पहाड़ों को देखने की इच्छा है देवेन। वसुधा, अब चलो ना। देवेन सहसा भावुक हो आया। वसुधा की बड़ी बड़ी आंखें अपने आप खुल गईं। कुछ दिनों के लिए शिमला चलो, देवेन ने भावुकता का बांध रोककर संयत स्वर में कहा। आबोहवा के बदलाव से तुम्हारी सेहत में काफी सुधार होगा वसु। वसुधा उसी तरह निर्निमेष देखती रही, गुमसुम। देखो, शिमला पसंद नहीं तो कहीं और चलो, मसूरी, नैनीताल, जहां चाहो। मुझे कुछ काम से जाना था, हो सका तो उसे भी कर लूंगा। वस्तुतः कोई काम उधर न था देवेन को। वो उसका मन रखने के लिए कह रहा है, वसुधा समझ रही थी। उसकी खुली हथेली पर वसुधा ने धीरे से अपना हाथ रखा और फिर माथा टिका दिया। हथेली पर गर्म गर्म जल की बूंदों के स्पर्श से देवेन सिहर उठा। तू रो रही है वसु। करवटें बदलते सारी रात बीत गई। शहर की पीली पीली उदास बत्ती जल रही थी। उसके चारों ओर मरे हुए मच्छरों का काला गुच्छा पड़ा था, बल्ब को चारों ओर से ढके शीशे के आवरण के भीतर, और इधर उधर से अनगिनत पतंगे रात भर मंडराते रहे थे। इतना घोर संकट मां ने कभी अनुभव नहीं किया था। वसुधा से पहले एक और बच्चा हुआ था लाहौर में। जब वो गुजरा तब भी मां को ऐसा ही कुछ लगा था, ऐसी ही असह्य बेचैनी और घुटन। कुछ ही दिन बाद वो दम तोड़कर चल बसा था। जब मन बहुत परेशान हो जाता और कहीं कोई किनारा न सूझता तो मां आंखें नीचे चुपचाप जाप करने लगती। सुबह उठते ही मां नहा धोकर सीधी मंदिर गई और प्रसाद लाकर जबरदस्ती वसुधा को खिलाया। फिर बाहर बैठकर नीचे से पत्र लिखवाने लगी कंची के लिए। बस वो बहुत बीमार है, डॉक्टरों ने कोई खराब बीमारी बताई है। कहते हैं अब कुछ दिनों से अधिक नहीं बचेगी, तुम फौरन चली आओ। खाना बनाने लगी तो मन नहीं लगा। यह सब किसके लिए बना रही हूं, क्यों बना रही हूं? बना हुआ कौन खाएगा? आटा सानते हुए उसमें आंसू की बूंदें टपक पड़ती और आंखों में अंधेरा छा जाता। देवेन सुबह कह गया था कि वो दोपहर तक लौट आएगा। संभव हुआ तो नैनीताल के लिए आज ही चल पड़ेंगे। ट्रंक कॉल से उसने बात कर ली है, शायद ठहरने की व्यवस्था वहां आसानी से हो जाएगी। वसुधा को दर्द उठे तो डॉक्टर घोष को बुलाकर पैथेडीन का इंजेक्शन लगवा लेना। दोपहर हो गई थी और वो अब तक आया न था। वसुधा वैसी ही लेटी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि देवेन ये सब क्या कर रहा है। पता नहीं क्यों कहीं भी जाने का मन नहीं था उसका। उसे स्वयं इस बात का आभास हो चुका था कि वो अब अधिक नहीं जिएगी। देवेन जब रात को बाहर बैठा मां से बातें कर रहा था और मां अपनी गीली आंखें पोंछती कमरे में होकर रसोई घर की ओर जा रही थी, तभी वो समझ चुकी थी। रूबी देर तक गोद में बैठी रही। देवेन एक बार कहीं से 2 पिल्ले खरीद लाया था। एक यहां छोड़ गया, दूसरा अपने साथ चंडीगढ़ ले गया था। बचपन से ही पिल्ले उसे बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए उसने मांग लिया था। यों देवेन एक पिल्ले को यहां छोड़ने के ही इरादे से लाया था। बौनी रूबी कल तक इस समय बाहर चहलकदमी किया करती थी, पर आज न जाने क्यों चुप बैठी रही। वसुधा उसके घने बालों को सहलाती रही। लगभग 2 बजे कनॉट प्लेस से लौटा देवेन। स्कूटर में काफी सामान था। दवाओं के पैकेट थे, नई अटैची थी, नया बिस्तर बंद था, कुछ नई चादरें और वसुधा के लिए नई साड़ियां थी। ये सब क्या ले आए? तुम्हें क्या हो गया देवेन? वसुधा ने सहज अचरज से कहा। कितनी चीजें उठा लाए? फिजूल में पैसे बर्बाद करने का रोग है ना? देवेन सिर से पांव तक पसीने से नहाया हुआ था। गीली बुशर्ट उतार कर खूंटी पर टांगता हुआ बोला, मुझे पैसे बर्बाद करने का रोग हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी चीखने चिल्लाने की आदत कभी नहीं जाएगी। देवेन ने उसके माथे पर हाथ लगाया। बुखार तो नहीं है ना? वसुधा ने सिर हिलाया। अभी तक तो नहीं आया, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों को देखकर आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। वसुधा के मुरझाए होठों पर पता नहीं आज कितने दिनों बाद मुस्कान आई थी। देवेन देखता रहा उसकी ओर।
फिर रसोई घर में जाकर बोला, बीबी जी, इसका हाथ मुंह तो धुलवा देती, इसने हाथ पांव ही छोड़ दिए। मां उलाहने में इतना कह गई, लेकिन परात लेकर हाथ मुंह धोने लगी तो पलकों पर रुका हुआ आंसू का बांध न रोक पाई। काट सी सूखी पतली कलाइयों को वो देखती रही। 2-3 महीनिया विच बसो की हाल कर लिया तेने, तेन की होया है? मां की आंखें झरती रही। आज न मूंग की खिचड़ी बनाई न सूप तैयार किया। बच्चों को कड़ी चावल बहुत पसंद थे, मां ने जिद करके वही बनाए। पर वसुधा 1-2 कौर से अधिक खा न सकी। शाम को दौरा पड़ा तो वो तड़पती छटपटाती हुई चीख चीख पड़ी। सारा शरीर पसीना पसीना हो गया। नींद के इंजेक्शन और कुछ दवाएं देने के बाद धीरे धीरे पीड़ा कम होने लगी। घायल मरणासन्न चिड़िया के फड़फड़ाते पंख जिस तरह धीरे धीरे सिमटने लगते हैं, उसी तरह वो भी निढाल होकर पड़ गई। सारा शरीर पीला पड़ गया था। हिलने डुलने की भी शक्ति शेष न रही, जैसे बरसों से बीमार हो। शाम को उसने पलकें खोली तो उससे बोला तक नहीं जा रहा था। ऐसा पहले भी होता था? देवेन ने मां से पूछा। मां माथे पर हाथ रखे पता नहीं किस दुनिया में भटक रही थी। कुछ क्षणों का मौन तोड़ती हुई बोली, होता तो पहले भी था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। तब देर समय अपने आप ठीक हो जाता था। किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखलाया होगा? देवेन दरवाजे पर खड़ा हो गया। वहां हवा कुछ अधिक आ रही थी। इस रोग में ऐसा ही होता है। पास ही रखी टूटी कुर्सी पर वो गिरता हुआ मन ही मन बुदबुदाया। चिड़ियों का झुंड कहीं आसमान में उड़ रहा था। पास ही दूध के डिपो की खिड़की के नीचे बोतलों की कतार लगी थी। डिपो अभी खुला न था, न ही दूध की गाड़ी आई थी, लेकिन मधुमक्खी के छत्ते की तरह लोग इकट्ठा होने लगे थे। रात के ही पहने सिलवट पड़े कपड़े, उनींदी आंखें, हाथ में धात का टोकन और मुट्ठी में भिंचे पैसे। स्कूटर सड़क पर खरखराने लगे थे। टैक्सी दरवाजे पर खड़ी थी। नीचे सामान रख रहा था। मां वसुधा को सहारा देकर टैक्सी में पिटला रही थी। टैक्सी के पहिए घूमने लगे तो मां फपक कर रोने लगी। सजल नेत्रों से नीचे देखता रहा और रूबी टैक्सी के पीछे पीछे बेतहाशा भागती रही। सो गई? नहीं। तो आंखें क्यों बंद की? क्यों ही कुछ सोच रही थी। क्या? कुछ नहीं। उसने हंसने का प्रयास किया और मुंदी पलकें खोल दी। क्या कह रहे थे? बाहर देखो ना, कितना अच्छा लग रहा है। दूर तक खेत ही खेत। उधर देखो, अमराई के उस पार मालगाड़ी छुक छुक करती हुई आसमान में धुएं की लकीर सी बनाती हुई कितनी अच्छी लग रही है। वसुधा ने देखा। वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा था दृश्य। बगुले जैसे कुछ पक्षी पास ही खेतों में कतार लगाए कुछ चुग रहे थे। वसुधा का गला सूख रहा था। हापुड़ में थर्मस खरीदकर देवेन ने ठंडा पानी भरवा दिया। गढ़गंगा के पास टैक्सी रुकवाकर वो नीचे उतर पड़ा। थोड़ा रेस्ट कर लें, 2 मिनट, कहकर वसुधा को भी उतार दिया उसने। गंगा का दर्पण सा स्वच्छ जल बर्फ पिघलने के कारण मटमैला हो गया था। दोनों किनारे लबालब ठंडे जल से भरे थे। कुछ लोग नावों पर बैठे पार जा रहे थे। गंदला पानी धूप में सोने की तरह जगमगा रहा था। उसे सहारा देकर देवेन किनारे पर ले गया। ठंडी रेत में कुछ देर बैठने के बाद हाथ मुंह धोकर वो ऊपर आए। बर्फ जैसा पानी है। वसुधा साड़ी पर लगे रेत के कण छाड़ने लगी। बर्फ जैसा नहीं, बर्फ का ही पानी है। देवेन उसकी ओर देखता हुआ बोला, तुम ठीक होती तो मैं तुम्हें बीच धार में ले जाकर डुबकी लगवा देता। तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे सारे खानदान का 7 पीढ़ियों का पाप धुल जाता। अबोध नन्ही बच्ची की तरह खिलखिला पड़ी वसुधा। सच, जिंदगी में पहली बार मैंने तुम्हें यूं खिलखिलाती हुई देखा है। तुम हंसती हो तो कितनी अच्छी लगती हो वसु। शरारत से देवेन कह ही रहा था कि वसुधा ने उसकी पीठ पर हल्की सी थौल जमा दी। टैक्सी में बैठकर देवेन उसका हाथ सहलाता रहा देर तक। दुखने लगा होगा ना हाथ? वसुधा उसके कंधे पर आंखें मूंदे गिर पड़ी।
कब कौन सा कस्बा कहाँ छूट गया उसे फिर सुध न रही। मुरादाबाद में लगभग 1 घंटा विश्राम कर वो फिर चल पड़े। दूर तक बाहें फैलाए हरी झील के किनारे पहुंचे तो सांझ हो रही थी। पानी हरे रंग का वार्निश जैसा लग रहा था, लेकिन कहीं कहीं पर सिंदूर सा बिखरा पड़ा था। सामने वाला पूरा पहाड़ पानी में समाया हुआ था। रंग बिरंगे मकान और देवदार, बांज के हरे भरे वृक्ष पानी की सतह पर तैरते साफ दिख रहे थे। इस लंबी यात्रा से वसुधा बहुत बुरी तरह थक गई थी। खड़ी होती तो उसके पांव कांपने लगते। मई जून के महीने में भी सर्दी लग रही थी। ठहरने की व्यवस्था पहले ही देवेन कर चुका था, इसलिए होटल में पहुंचते ही बिस्तर पर टूटी टहनी की तरह गिर पड़ी वसुधा। नींद की एक झपकी आने के बाद वो जगी। उसी तरह बिछौने पर पड़ी पड़ी न मालूम क्या क्या सोचती रही। उसको घर की याद आई। देर तक रूबी का ख्याल आता रहा। बार बार चारपाई पर कूद कर फिर ठुम ठुम नीचे दौड़ती होगी। माँ में अब कितना परिवर्तन आ गया है। दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती है। जब वो यहाँ के लिए रवाना हुई तब घर में एक भी दाना राशन का न था। दुकानदार का पिछला उधार ही अभी चुकाना है। उसने पिछले हफ्ते ही मीचे को जवाब दे दिया था। फिर वो लोग क्या खा रहे होंगे। माँ ने करोल बाग वाले अंकल से करीब करीब सारे संबंध समेट लिए थे, पर माँ को अब फिर जाना पड़ा होगा उनके दरवाजे पर हाथ पसारने। अंकल अच्छे आदमी नहीं। सभी रिश्तेदारों में उनकी बदनामी के किस्से फैलते रहते। रात घिर आई थी। कमरे में अंधियारा था। तभी देवेन डॉक्टर को साथ लेकर आया। देवेन ने रोशनी जलाकर चादर हटाई। कैसी है तबीयत? ठीक है, बुझी बुझी आवाज में वसुधा ने उत्तर दिया। तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। देवेन ने चेहरे पर परेशानी का भाव लाते हुए कहा। लंबी जर्नी से होगा, डॉक्टर पॉल बोले। अच्छी तरह जांच करने के बाद कागज पर कुछ दवाएं लिखकर वो चले गए। यहां क्या अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें? देवेन उसके पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। क्यों? बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उदास क्यों हो? खोई खोई सी हर समय क्या उलझुल सोचती रहती हो? कुछ भी तो नहीं सोच रही, आप यूं ही कहते रहते। तुनक कर वसुधा ने कहा तो देवेन ठहाका लगाकर हंस पड़ा। खूब रही ये भी है? हम आपसे कब हो गए मैडम? वो फिर हंसने लगा। यूं ही निकल गया होगा मुंह से, वसुधा चिढ़ती हुई बोली और स्वयं भी हंसने का जैसा अभिनय करने लगी। घर की तो याद नहीं आ रही? ना। फीवर जैसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं, बस कुछ थकान सी है। देवेन ने खिड़की खोल दी। खिड़की तालाब की तरफ खुलती थी। पानी पर बिजली की रंग बिरंगी बत्तियों का जगमगाता प्रकाश बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर खिड़की के पल्लों को पकड़ते हुए वो देखता रहा। फिर वसुधा की ओर मुंह करके बोला, तुम इधर बैठो, चेयर लगा देता हूं यहां पर। जब जी में आए मुझसे बातें करना, मन भर जाए तो उसे रीता करने के लिए लेक की ओर देखना। ठीक है? वो हंस पड़ा। वसुधा को वहां बिठलाकर देवेन सामान खरीदने मार्केट चला गया। सारा कमरा वसुधा को फिर खाली खाली लगने लगा। कभी वो खिड़की से बाहर झांकती, कभी कमरे के अंदर की चीजों को देखती। उसकी बीमारी कितनी खतरनाक है वो ये जान चुकी थी, लेकिन है क्या? देवेन क्यों नहीं बतलाता, ये उसकी समझ में ना आता था। रात को देवेन ढेर सारे ताजे ताजे फल लेकर लौटा। सीढ़ियों से ही शोर मचाता हुआ बोला, बस्सू देख, कल से फलों की दुकान खोलेंगे यहां। देख कितने फल लाया हूं। और सारी मेज फलों से भर गई। ये क्या सूझा तुम्हें? वसुधा नाराज होती हुई बोली। इतने रुपये बेकार करने से क्या फायदा हुआ? बताओ, कौन खाएगा इनको? मिस्टर आपका जिसे ऑर्डर होगा उसे खाना पड़ेगा। हाथ हो गई। वसुधा का हाथ अपने कपाल तक गया। कोई महीने भर में भी इतने फल खा सकता है क्या? ये दिल्ली नहीं, नैनीताल है मैडम। यहां हमारा हुक्म चलेगा। इतने इतने फल तुम्हें रोज खाने पड़ेंगे। उसने अजीब सा चेहरा बनाया तो वसुधा अपनी हंसी न रोक पाई। एक छोटा सा टुकड़ा लेने मात्र से उसका पेट भर गया, लेकिन आंखें शायद अब तक न भरी थीं। बार बार वो फलों के ढेर की ओर देखती। सुबह उठी तो चेहरा काफी भारी लगता था।
कल मैंने एक अजीब सपना देखा देवेन। देवेन उसी के बिस्तर पर पालती मारे बैठा कोई बासी अखबार पढ़ रहा था। अखबार से नजरें उठाकर उसने देखा बड़ा विचित्र था सच्ची। मैं तो अब तक हैरान हूं कि ऐसा भी कहीं सपना हो सकता है। था क्या? कुछ बोलोगी या यूं ही सस्पेंस बनाई रखोगी? तुनक कर देवेन ने कहा। मैंने देखा, वसुधा ने अटक अटक कर कहा। मैंने देखा कि मैं मर गई हूं। दूर खड़ी मैं अपनी लाश की ओर देख रही हूं। सफेद चादर शरीर पर पड़ी है। तुम पास खड़े रो रहे हो। इसके आगे देवेन सुन न पाया। बस बस, क्या उठपटांग बातें करती हो? वहम का भी कहीं कोई इलाज होता है? कोई आदमी अपनी लाश देख सकता है? तुम भी क्या बातें करती हो वसुधा? लगता है तुम्हें मेनिया हो गया। देवेन चुप हो गया। वसुधा ने अखबार छिटक कर दूर फेंक दिया और उसकी गोद में मुंह छिपाकर लेट गई। देवेन उसके बालों को उंगलियों की कंघी से चुपचाप सहलाता रहा। कुछ समय बाद उसने वसुधा का सिर ऊपर उठाया तो सारा चेहरा आंसुओं से भीगा था। अब ये क्या? देवेन ने आश्चर्य से देखा। तुम्हें क्या हो गया वसु? अगर मैं ये जानती कि तुम्हारा मुझ पर इतना भी फेथ नहीं तो कभी कभी भी यहां नहीं आती देवेन। वो उसी तरह रोती रही। मतलब क्यों? क्यों क्या? विश्वास ही होता तो तुम मुझसे ये क्यों छिपाते कि मुझे क्या बीमारी है? आवेश में वसुधा फूट पड़ी। इसमें छिपाने की क्या बात है? देवेन संयत स्वर में समझाता हुआ बोला। ऐसी बीमारियां आजकल आम हैं। लीवर की खराबी से ये सब कुछ हो रहा है। जो ही ढंग से खून बनना शुरू हो जाएगा तुम्हारे दौरे आने बंद हो जाएंगे। दर्द यहीं पर तो होता है ना? उसकी छाती के किनारे को उंगली से छू कर देखा। वसुधा ने आवेश में हाथ छिटक दिया। झूठ, बिल्कुल झूठ। ठगते क्यों? मुझे मुझे कैंसर है, कैंसर। वो दहाड़े मारकर रोने लगी। मैं नहीं जानती क्या? मुझे बच्ची समझ रहे हो? ये ढेर सारे फल, नई नई साड़ियां क्यों ला रहे हो? यही ना कि मैं अब और अधिक जीने वाली नहीं हूं। देवेन मुझे चुपचाप मर क्यों नहीं जाने देते? देवेन ने नन्ही बच्ची की तरह पुचकारते हुए उसे बाहों में भर लिया। मुझे किसी तरह जीने नहीं दोगी तुम तो इस यंत्रणा से एक दिन मुक्त हो जाओगी, लेकिन मेरी पीड़ा का क्या होगा? दूसरे दिन डॉक्टर ने बहुत समझाया वसुधा को कि कैंसर के मरीज भी अब अच्छे हो जाते हैं। मैंने कितने ही रोगियों का इलाज किया है। नैनीताल में ही एक मरीज है, मलीताल में पिछले 5 साल से दुकान चला रहा है। 12-12 घंटे काम करता है। तुम शारीरिक रूप से ठीक रहो तो रोग के उपचार में सहायता मिलेगी। बेकार की बातें सोचना छोड़ दो। फिर देखता हूं कि तुम कैसे ठीक होकर नहीं जाती। लेकिन इसके लिए तुम्हें डॉक्टर को पूरा पूरा कॉपरेशन देना होगा। डॉक्टर के लंबे चौड़े वक्तव्य का वसुधा पर कुछ क्षण प्रभाव रहा, पर बाद में स्थिति फिर वैसी ही हो गई। जब जब वो उदास रहती है, देवेन का चेहरा भी परेशान नजर आता है। यही सब सोचकर वसुधा प्रसन्न दिखने का अभिनय सा करने लगी। अकारण हंसने का प्रयास करती। उसके अधिक खाने से देवेन को खुशी होती है, इसलिए वो न चाहते हुए भी कुछ और भोजन ले लेती। जब वो अच्छे कपड़े पहने सजी धजी रहती, देवेन के चेहरे पर अनायास मुस्कुराहट बिखर जाती है, इसलिए वसुधा सजने संवरने लगी। देवेन जब घूमने का आग्रह करता है तो इच्छा न होने पर भी वो चल पड़ती है। कभी कभी आवश्यकता न होने के बावजूद वो किसी चीज की मांग कर बैठती तो देखती उसे पूरा करने में देवेन को कितनी प्रसन्नता होती है। देवेन वसुधा को रोज नैना देवी के मंदिर ले जाता। मंदिर में जाने से बड़ी शांति मिलती है ना मन को। तुम्हें नहीं मिलती वसु? कभी वो पूछता तो वसुधा हंस पड़ती। नहीं मिलती होती तो क्यों आती रोज यहां तक? तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? एक दिन मॉल रोड पर घूमते हुए उसने वसुधा से पूछा। वसुधा कुछ देर सोचती रही, फिर हंसती हुई बोली, तुम्हारा साथ। देवेन ने हल्के से उसकी पीठ पर एक चपत लगाई।
तुम इतनी शरारती भी हो सकती हो, सोचा नहीं था मैंने। अब सोच लो, क्या फर्क पड़ता है, वसुधा बोली और दोनों खिलखिलाकर हंसते रहे। यह हंसी बहुत महंगी पड़ती वसुधा को। जो ही एकांत आता, चारों ओर से खटाएं सी उमड़ती हुई घेर लेती। उसे माँ की याद आती, कंचन की याद आती, और याद आती वो बात कि उसकी जिंदगी के दिन अब उंगलियों पर गिनने भर के रह गए। तब वो अधीर हो उठती, आधी आधी रात को चीख पड़ती। उसे पता था कैंसर के रोगी कितने ठीक होते हैं। इलाज से ही ठीक होने की उम्मीद होती तो देवेन यहाँ क्यों लाता, वहीं किसी अस्पताल में भर्ती करवा देता। जो भी जरूरी बातें थी चुपके से उन सबको लिखकर उसने अपनी अटैची में सबसे नीचे छिपा दिया था। ऑफिस का हिसाब, कर्जे का ब्यौरा, माँ के नाम एक लंबा सा पत्र, एक पत्र कंचों के लिए, कुछ कागज देवेन को संबोधित थे। जो बात वो मुंह तक न ला पाती थी उसे लिख दिया करती थी। जब भी मैं कहीं से लौटता हूं तुम्हारी आंखें लाल दिखती हैं और पलकें सूजी हुई। क्या बात है वसुधा, तुम सहसा इतनी उदास क्यों हो जाती हो? देवेन जब जब पूछता तो वो हंसने का प्रयास करती, हाथ नचाती हुई कहती, क्या करूं, हाँ, आपको तो ऐसा डाउट रहता है। मैं तो बिल्कुल ठीक थी, सोकर उठी हूं ना, इसीलिए पलकें भारी भारी लगती होंगी। देवेन हंस पड़ता और किसी दूसरे विषय पर बातें शुरू कर देता। कितनी अच्छी लगती है ये झील, पानी भी इतना हरा हो सकता है, सच नहीं लगता। एक दिन ठंडी सड़क से जाते हुए वसुधा ने कहा। तो उस दिन से देवेन ने सुबह शाम नाव पर घूमने का नियम सा बना लिया। हौले हौले से नाव तैरती, वसुधा पानी में हाथ डालकर बुलबुले बनाती रहती। पानी पर झुके वृक्ष, पानी पर तैरते बादल, मुग्ध भाव से वो देखती रहती, सोचती जाती, धीरे धीरे एक दिन वो मौत के साए में हमेशा हमेशा के लिए उछल हो जाएगी। लेकिन इन सड़कों की भीड़ वैसी ही रहेगी, वैसी ही तैरती रहेंगी नौकाएं, या ऊंचे ऊंचे पहाड़ इसी तरह खड़े रहेंगे। उसका चेहरा एकाएक उतर आता और पानी पर पड़े अपने ही प्रतिबिंब से उसे भय सा लगने लगता। तब छोटी सी उस झील का पानी उसे अथाह अनंत सागर सा लगता। ऊंचे आसमान को छूते पहाड़ दानव जैसे विकराल लगते और उसे लगने लगता कि उसका दम उखड़ रहा है, सांसें रुक रही, सारा शरीर तिनके की तरह कांप रहा है। आंखें मीच कर वो घुटनों में सिर गड़ा लेती। देवेन स्नेह से थपथपी देकर जगाता तो वो फटी फटी डरावनी आंखों से उसकी ओर देखती, जैसे किसी अपरिचित अनजान को देख रही हो। तुम कभी कभी घबरा सी क्यों जाती हो? ये अचानक क्या हो जाता है तुम्हें? देवेन पूछता तो वो उसी तरह उसकी ओर देखती भी हंस पड़ती। कुछ भी तो नहीं होता देवेन, अपना हाथ जरा लाओ, मुझे भय सा लग रहा है। देवेन उसे बाहों से भींच कर अपने से लगा लेता, उसके कान के पास मुंह ले जाकर पूछता, बसु, अब तो नहीं लग रहा डर? चेहरे पर आया हुआ तनाव ढीला कर वसुधा बड़ी स्निग्ध दृष्टि से उसकी ओर देखती और आंखें बंद कर दुबकी हुई बैठी रहती। झील का पानी इस समय कुछ कुछ नीला था, सफेद बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। लाइब्रेरी की बिल्डिंग के पास कुछ दूरी पर बतखों की कतार बही जा रही थी। वसुधा अपनी खिड़की पर बैठी कुछ सोच रही थी, झील की ओर देखती हुई। तब पाकिस्तान नहीं बना था। मां कहती थी पिता के पास खूब पैसा था, जमा जमाया कारोबार, हजारों की आमदनी। वो बहुत छोटी थी तब पिता एक बार कश्मीर ले गए थे। उसे तब की अब कोई याद नहीं, केवल नावें, लंबी चौड़ी झीलें और बर्फीले सफेद पहाड़ों की कुछ झलकियां ही याद के किसी कोने में अब धुंधली धुंधली सी अंकित थी। उसे लग रहा था कि वो ही धुंधली स्मृतियां अब साकार हो रही हैं। वो देख ही रही थी कि तभी देवेन नई रंगीन साड़ियों का बंडल लिए हुए आया। वसुधा, तुम अब तक अपनी पसंद की साड़ियां पहना करती थी ना? देखो, आज मैं अपनी पसंद की लाया हूं, ना मत कहना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इन्हें पहनकर देखना शीशे में, कितनी अच्छी लगोगी। वसुधा ने साड़ियों को उलट पलट कर देखा।
कुछ भी न कहा उसने। कुछ सोचती हुई अपलक देखती रही। आंखें भर आई तो उसने झट मुंह फेर लिया। फिर क्यों जो मेरा समय निकट आ रहा है, तुम्हारा स्नेह बढ़ता चला जा रहा है। इससे मुझे मरने में बहुत कष्ट होगा देवी। मरते समय मैं सब भूल जाना चाहती हूँ, माँ, घर, बहन, सब कुछ। देवेन वैसा ही कुर्सी पर बैठा रहा, निढाल, पलके मूंदे। वसुधा हौले से उठी, उसके सिर को सहलाती हुई बोली, तुम यहाँ क्यों लाए मुझे? जहाँ इतने लंबे समय तक न मिले, वहां कुछ दिन और रुक जाते। मेरे मरने के बाद आते तो तुम्हें इतना कष्ट न होता। अपना सारा कारोबार, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे कब तक चलते रहोगे? मुझे तो अधिक जीना नहीं देवेन। फिर मुझ पर इतना खर्च क्यों कर रहे हो? अब मुझे ले चलो घर। उत्तर में देवेन से कुछ भी न कहा गया। नन्हे बच्चे की तरह दुबका हुआ बैठा रहा। कभी उसकी सूखी कलाइयों को थामता, कभी उन्हें सहलाता। वसुधा ने सभी साड़ियां जतन से सिरहाने पर रख दी। कुछ देर बाद देवेन बाथरूम में हाथ मुंह धोकर आया और कुछ जरूरी कामों में जुट गया। वसुधा खिड़की की राह देखती रही। वो सामने कौन सा पहाड़ है देवेन? नन्ही बच्ची की सी जिज्ञासा से उसने देखा। देवेन उठकर पास आया। वो सामने सबसे ऊंचा, टिफिन टॉप कहते हैं उस चोटी को। झुक कर देखते हुए देवेन ने उत्तर दिया, मुझे वहां ले चलोगे? शाम को चलना, अभी आराम कर लो। वसुधा अभी बात कर ही रही थी कि फिर मरणांत तक पीड़ा आरंभ हुई। छटपटाती फड़फड़ाती हुई वो करा करा उठी। उसकी सारी देह ऐंठने लगी, पसीने से फीका शरीर कांपने लगा। डॉक्टर के आने तक उसकी आकृति का रंग एकदम सफेद पड़ चुका था। देवेन के हाथ पांव फूलने लगे। डॉक्टर पॉल ने आते ही इंजेक्शन दिए, कुछ दवाएं पिलाई, फिर आराम से सुला दिया। घबराइए नहीं मिस्टर देवेन, कभी कभी ऐसा हो जाता है। दर्द इस बार कुछ अधिक हुआ लगता है। डॉक्टर के जाने के बाद भी देवेन उसी तरह खड़ा रहा। वसुधा की हालत रात भर फिर वैसी ही रही। सारी रात देवेन ने सिरहाने बैठे गुजार दी। सुबह उसने पलकें खोली। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से कल की पीड़ा झांक रही थी। तुम सो जाओ देवेन। वसुधा के मुरझाए होठों से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। पलकें कैसी बोझिल हो रही हैं तुम्हारी। सारी रात यूं ही बैठे रहे होगे ना? देवेन उठकर उसके पास बैठ गया। कुछ और पास आओ ना। देवेन उससे सटकर बैठ गया। उसके घुटनों में अपना सिर रखकर वसुधा ने पलकें जोर से मींच ली। इस तरह बड़ी शांति मिलती है। जी चाहता है बस इसी तरह पड़ी रहो। देवेन, मरते समय तुम पास होगे ना, मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। बड़े आराम से मेरे प्राण निकलेंगे। पूर्व जन्म में ही पाप किए होंगे, जिनका फल भुगत रही हूं। हाँ, भूल से कभी कभी कोई पुण्य हो भी पड़ा होगा, इसीलिए तुम मिले। तुम्हें तुम्हें अच्छा लगता है ना कि मैं हंसू? सच, मैं अब हंसती रहूंगी देवेन, हंसती रहूंगी। वसुधा का स्वर लड़खड़ाने लगा और देवेन छत की ओर टपटपाई आंखों से देखता, कुछ खोजता रहा। अब कुछ कुछ चलने फिरने लगी थी वसुधा। कमरे में ही थोड़ा थोड़ा टहल लेती। कल डांडी पर बैठकर नैना पीक हो आई थी। धुंधले मटमैले नीले पहाड़, पहाड़ ही पहाड़। उस पार सबसे अंत में क्षितिज से मिली बर्फीली चोटियां चमक रही थी। वसुधा देखती रही। देवेन, तुम्हारे यहाँ जो कैलेंडर टंगा रहता था, उसमें ठीक ऐसे ही पहाड़ थे ना? ऐसी चोटियां दूर तक अपनी बाह फैलाए। ये नीली नीली सी कितनी पहाड़ियां हैं। इन पर भी क्या यहाँ की तरह लोग रहते होंगे? बच्चों की जैसी उसकी बातें सुनकर देवेन हंस पड़ा। तुम ठीक होती वसु, हम सारी दुनिया देखते, जहां जहां तुम कहती वहां वहां चलते। मैं इतनी लालची नहीं देवेन, इतना मुझे मिल गया, इतना ही बहुत है।
उसने जोर से देवेन का हाथ पकड़ा, अपने होंठों से लगाया और फिर उसे यूं ही दांतों के बीच दबाकर काटने लगी। कभी कभी तुम भी बिल्कुल बच्ची बन जाती हो, पता नहीं क्या क्या कहती रहती हो। परसों जानती हो तुम क्या कह रही थी? देवेन हंस पड़ा और वसुधा का चेहरा यूं ही सिंदूरी हो आया। यूं ही झूठ बोलना तुम्हें अच्छा लगता है। बताओ मैंने क्या कहा था? बाहर खिड़की की राह छिटकी हुई दूधिया चांदनी देखकर तुम ही नहीं कह रहे थे? बता दूं? देवेन हंसता रहा। तुम्हें सबसे अच्छी कौन सी साड़ी लगती है देवेन? वसुधा ने साड़ियों का पैकेट निकाल कर कहा। जो तुम्हें अच्छी लगती है। नहीं नहीं, फिर भी। वसुधा जिद करने लगी। देवेन ने यूं ही एक साड़ी की ओर इंगित किया। ये 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 तो एकदम पिंक कलर की है, शादी में पहनने जैसी। वसुधा उसकी तह खोलकर देखने लगी। इसे आज पहनो ना, देखना कितनी अच्छी लगती हो। नहीं नहीं, आज नहीं देवेन, इसे मैं अंतिम दिन पहनूंगी। वसुधा की आंखों पर धुआं सा छाने लगा। वो नहीं चाहती थी कि देवेन उसकी मनस्थिति देखकर दुखी हो, अतः बात बदलती हुई बोली। देवेन, तुमने कहा था ना कि एक दिन उस पहाड़ी पर चलेंगे। क्या था उसका नाम? कुछ कुछ टिफिन विफिन जैसा क्या था? आ, क्या वहां पर टिफिन बनाकर ले जाना होता है? देवेन मुस्कुराता हुआ देखता रहा। वसुधा तैयार होने लगी। यहां आकर देवेन ने उसके लिए एक नई घड़ी खरीदी थी। हाथों के लिए अलग अलग रंग की दर्जनों चूड़ियां, नई नई सैंडलें। ड्रेसिंग रूम को भीतर से बंद कर वसुधा उन्हें पहनती पहनती रोती रहती। ये सब मुझे नहीं चाहिए था देवेन। तुम्हारे पांव के पास दो हाथ जगह मिल जाने की भी साथ पूरी न कर सकी मैं। वसुधा बंद कमरे में अपने आप पागलों की तरह बोलती रहती, लेकिन बाहर निकलते ही फिर उसी हंसी का अभिनय। देवेन, यूं घूम कर क्या देख रहे हो? बहुत अच्छी लग रही हो। देवेन ने उसे बाहों में जकड़ लिया। ज्यों ज्यों दिन पास आ रहे थे, त्यों त्यों उसका रुग्ण चेहरा एक अनोखी आभा से भर रहा था। देवेन जानता था ये कुछ नहीं, बुझते दीपक की लौ है। उस दिन सचमुच किसी तरह वो टिफिन टॉप पहुंच ही गए। वसुधा डांडी पर गई थी। इतनी ऊंची चढ़ाई पैदल पार करना उसके लिए असंभव था। अबोध बच्ची की तरह कभी तितलियों के पीछे पीछे भागती वसुधा, कभी जंगली पीले फूलों से अपना जूड़ा सजाती। एक अच्छा सा फूल उसने देवेन के कॉलर पर टांग दिया था। सबसे ऊंचे देवदार के वृक्ष पर चाकू से खोद खोद कर उसने देवेन का नाम लिख दिया था। देवेन, मेरे मरने के बाद कभी इधर आओगे तो ये नाम इसी तरह लिखा मिलेगा। देवेन घास पर बैठा था, दोनों पांव पसारे। वसुधा थक गई तो उसके घुटनों पर सिर टिकाकर लेट गई। धीरे धीरे वे नीचे उतर रहे थे कि सांझ घिर आई। पहाड़ों के उस पार कहीं थाल सा पीला पीला चांद झांक रहा था। वृक्षों का रंग गहरा हरा हो आया था। नीचे फ्लैट पर चहलकदमी करते हुए लोग कीड़ों जैसे छोटे छोटे लग रहे थे। पालदार नावें 45 अंश के कोण में झुकी एक कतार की शक्ल में पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। तालाब बहुत छोटा लग रहा था, बित्ते भर से बड़ा नहीं। पूर्णिमा की रात लगती है आज। देवेन आकाश पर चढ़ते चांद को देखता रहा। सुना है फुल मून के दिन समुद्र में ज्वार आता है। वसुधा ने भी उधर झांका। सुना है इस झील में भी उस रात कुछ ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। वसुधा हंसने लगी। तुम झूठ समझ रही हो, कुछ तो असर होता ही होगा। वो चुपचाप नीचे उतरते रहे। कमरे में आकर वसुधा लेट गई। कुछ देर अच्छी तरह आराम करने के बाद वो उठी, कपड़े बदल कर और सज संवर कर खिड़की पर बैठी, झील की ओर देखने लगी। सारा पानी पिघले चांदी की तरह जगमगा रहा था। छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। दूर कहीं किश्तियां तैर रही थी। पूरी झील झिलमिल झिलमिल
चकमगा रही थी। चांद का प्रतिबिंब जहां पर पड़ रहा था वहां पर हीरे की नग जैसी असंख्य जल बिंदुओं से किरणें सी फूट रही थी। मुग्ध भाव से वसुधा देखती रही, अपलक। कुछ ही देर पहले देवेन किसी काम से मल्लीताल गया था, अभी लौटा न था। वसुधा फिर सामने टंगे कैलेंडर की तारीखें देखने लगी। कंचन ने एक भी पत्र अब तक नहीं भेजा। इतने दिन हो गए यहां आए। मां ने जो चिट्ठी लिखवाई थी देवेन ने स्वयं ही पढ़कर फाड़ फेंकी। वसुधा को पढ़ने के लिए भी न थी। क्या लिखा था? वसुधा ने पूछा तो देवेन ने कोई उत्तर न दिया। इस तरह से मुंह बनाया जैसे कुछ विशेष न लिखा हो। देवेन, कल मॉल रोड पर कितनी भीड़ थी। लोग कहते थे बंबई से कोई अभिनेत्री आई है। देवेन के मुंह के पास अपना मुंह ले जाकर वसुधा ने धीमी आवाज में कहा था। हमारी कंचो भी कभी यहां आएगी तो देवेन, ऐसी भीड़ होगी। देवेन ने मुस्कुराते हुए चुपके से उसका हाथ जोर से दबाया था कि वो चहक उठी थी। वसुधा ये सब सोच रही थी कि तभी देवेन आया। उसका चेहरा बहुत परेशान सा लगता था। कहां से आए? यूं ही मल्लीताल तक चला गया था, डॉक्टर के पास। कोई खास काम था क्या? वसुधा ने चिंतित स्वर में पूछा। नहीं नहीं, कोई खास नहीं, बस नए एक्सरे की रिपोर्ट देखनी थी, लापरवाही से देवेन ने उत्तर दिया। कैसी थी? ठीक थी, कोई खास चेंज नहीं। वसुधा का मन रखने के लिए वो ऐसा कह रहा था, अन्यथा डॉक्टर ने अब कोई उम्मीद नहीं बताई थी। जो दिन, जो घड़ी बीत जाने वाली स्थिति थी। वसुधा, तुम कहीं को जाने को तैयार हो? चेहरे पर कृत्रिम प्रफुल्लता का भाव लाने का प्रयास किया था देवेन ने। तुम कह रहे थे ना कि तालाब पर आज लहरें उठती हैं। हाँ हाँ, चलते हैं अभी। झटपट कुछ खाकर दोनों निकल पड़े। वसुधा के लिए चलना संभव न था, अतः टांडी की व्यवस्था कर दी। चांदी का थाल झील पर पूरा उतर आया था। एक छोटी सी नाव में दोनों बैठे उस पार कहीं जा रहे थे। वसुधा आज बहुत अधिक बोल रही थी, बिना बात हंस रही थी, तरह तरह की शरारतें कर रही थी। देवेन किसी तरह साथ निभाने का प्रयास कर रहा था। वहां से लौटते लौटते उसे फिर बुखार की सी शिकायत अनुभव होने लगी और कमरे में आकर वो अचेत होकर गिर पड़ी। इसके बाद फिर उठ न पाई वसुधा। पीड़ा निरंतर बढ़ती चली जा रही थी। डॉक्टर बार बार आता, बार बार चला जाता और वसुधा छटपटाती, कराहती रहती। जों जों दिन बीतने लगे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने अब तमाम आशा छोड़ दी थी। मुझे मुझे घर ले चलो देवेन, एक दिन तड़प कर वसुधा ने कहा। मुझे मुझे घर ले चलो, लगता है अब वक्त आ गया। वसुधा बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोने लगी। देवेन ने अपनी आंखों पर रुमाल रख लिया। अब यहां टिकने का न कोई अर्थ था और न कहीं जाने का ही। फिर भी वसुधा कह रही थी, इसलिए देवेन ने उसकी अंतिम इच्छा समझकर चलने की तैयारी कर दी। टैक्सी झील के किनारे से होकर जा रही थी। वसुधा ने एक बार उझक कर देखा तो उसकी आंखों में जल भर आया। धीरे धीरे दृश्य बदलने लगे और नैनीताल की दूरी बढ़ती चली गई। अब कहां आ गए? वसुधा ने करवट बदलते हुए यूं ही पूछा। हल्द्वानी से आगे। क्यों क्यों पूछ रही थी? ऐसे ही। अच्छा, यहां से हरिद्वार कितनी दूर है? बहुत दूर नहीं है। वसुधा फिर चुप हो गई। वहां से होकर घर जाना चाहती हो? देवेन उसकी शिथिल देह को सहलाता हुआ बोला। वसुधा ने कुछ देर बाद पलकें खोली। उनमें स्वीकृति का सा भाव था, लेकिन अब उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। अभी सवेरा हुआ न था। कहीं कहीं कोई तारे झिलमिला रहे थे। सूनी बस्तियां, घने जंगलों को चीरती हुई कार बेतहाशा भागी चली जा रही थी। हरिद्वार अभी 15-20 मील दूर था कि वसुधा ने प्राण त्याग दिए।
दुल्हन की जैसी जो साड़ी वसुधा ने अंतिम दिन पहनने के लिए रख छोड़ी थी, देवेन ने उसके शव पर डाल दी। आग की गगनचुंबी लपटों की सी लपलपाती जिह्वाएं वसुधा की फूल सी कोमल देह को क्षण भर में चाट गई और अंत में रह गई केवल मुट्ठी भर राख। कंचन जब घर आई, वसुधा को मरे तब 3 दिन हो चुके थे। इन 3 दिनों तक घर में न चूल्हा जला था, न रात में किसी ने बत्ती ही जलाई। मां ने रो रो कर आंखें फोड़ ली थी। बार बार उसे बेहोशी के दौरे आते। बस्सो कहाँ चली गई उसकी समझ में न आता था। बार बार वो दरवाजे तक जाती, देखती कहीं बस्सो तो नहीं आ रही। कौन जाने देवेन झूठ बोला हो। दुनिया में उसके लिए अब किसी का ईमान रहा न था। कंचन की पहली फिल्म पूरी हो गई थी। वो सोचती थी फिल्म पूरी होते ही पैसे मिलेंगे, तब वो दीदी का इलाज कराएगी। पैसे न थे, इलाज न हो सका। पैसे न थे, कपड़े न बना पाती थी। पैसे न थे, इसलिए यहां पड़ी रहती थी। पैसे न थे, पर उसे हर महीने इतने रुपये कैसे भेजती थी। कभी लिखा क्यों नहीं उसने? विवाह के समय कितना पैसा जुटाया था। पता नहीं किस विवशता के कारण उसे क्या क्या नहीं करना पड़ा था। आले के ऊपर एक बंधी पोटली रखी थी। है कि है चाय जी? सुबह उसने पूछा तो मां कपाल पर हाथ पटक पटक कर रोने लगी। साडा ते मुकद्दर ही फुट गया कंचो। ते मेरे हरिद्वार तू लौटने समय बसों ते फूल चढ़ गया सी। कहता सी जमुना बिच बहा देना। मेरी तो याददाश्त ही खत्म हो गई कंचो। जदों तो नीचे लुधियाना गया, मेरे तो हाथ पांव ही कट गए। कंचन ने पोटली खोली। कुछ राख थी, कुछ हड्डियों के फूल। रेशमी कपड़े में उन्हें लपेटा कंचन ने और ढेर सारे फूलों के बीच उन्हें रखकर जमुना में प्रवाहित कर दिया। लहरों के बीच फूल धीरे धीरे बिखर गए। पानी पर देर तक पंखुड़ियां तैरती रही।